हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। इस सीरीज की काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि भाई इस सीरीज के ऊपर मैं वीडियोस बनानी शुरू करूं और फाइनली अब इस सीरीज के ऊपर किताब आ चुकी है, बुक आ चुकी है, डीयू की भी और एक्स्ट्रा जिस बुक्स में पढ़ाने वाला था वो भी। अब मुझे पता लग गया कि सिलेबस में क्या क्या पार्ट है और क्या क्या पार्ट नहीं है। तो अब हम इस सीरीज से बात करेंगे, मतलब इस वीडियो से हम शुरू करेंगे इस सीरीज को और खत्म कर देंगे कुछ दिनों के अंदर। आई बात समझ में? और अगर भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1, ठीक है, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस की। तो फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें पढ़ना क्या है हमें लेसन 1 में या फिर यूनिट 1 में, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। अब पहले समझते हैं कंपैरेटिव वर्ड को। कंपैरेटिव वर्ड जो है वो बना हुआ है कंपैरिजन से, और सिंपल सी बात है कंपैरिजन किसी एक चीज का तो होता नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए हमें कम से कम दो या दो से फालतू चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो बात हम किस चीज का कंपैरिजन करने वाले हैं भैया स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में? तो पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का। अब जिनको नहीं पता इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको मैं समझाता हूं, ठीक है। उससे पहले आपको डिमांड और सप्लाई समझना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड आप सबको पता होगा। डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो हम किसी चीज को परचेज करने की डिमांड करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो एक सिंपल होता है, मैं लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो क्या कि जब किसी चीज की प्राइस कम होती है ना, तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो कि होता है इनवर्स रिलेशन किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम हो चुके हैं तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां से एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता क्यों है। एक सिंपल सी बात है, अगर प्राइस कम होगी तो जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा करेगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गए हैं, उसकी इनकम तो सेम है, ठीक है, तो अब अगर उसकी इनकम सेम है, इस बात का मतलब क्या है कि उसकी परचेजिंग पावर अब कम हो चुकी है प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो डिमांड कम करेगा। जैसे हमको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो कि मेरी पॉकेट मनी मात्र 100 रुपए है, ठीक है, और मुझे पसंद है भाई मैं जिम के बाद सेब वगैरह खाऊं। सपोज करो अगर सेब 50 रुपए किलो है तो मैं 2 किलो की डिमांड करूंगा। सिंपल सी बात है कि मैं 100 रुपए में 2 किलो सेब खरीद सकता हूं। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई और प्राइस हो गए कितने, 100 रुपए पर केजी। अब प्राइस बढ़ने की वजह से अब मेरी इनकम तो घर वाले इतनी दे रखी है भाई, 100 रुपए खर्च कर सकता 2 दिन के, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 किलो सेब ले पाऊंगा। तो परचेजिंग पावर कम हो गई प्राइस के बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से डिमांड में अपना क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब समझते हैं पहले लॉ ऑफ सप्लाई को। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिनको मैंने बता देता हूं। लॉ ऑफ सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो कि अब हम समझेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक हमने देखा है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को, कंज्यूमर क्या सोचता है। अब प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं अपने सामान को जब बेचूंगा जब मार्केट में उसके रेट सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर मैं एज ए प्रोड्यूसर हूं, जब तक मुझे कोई उसके हायर प्राइस पे नहीं करेगा तब तक मैं वो चीज सेल नहीं करूंगा। यानी कि प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि जब मार्केट में सामान का रेट सबसे ज्यादा होगा मैं तब उस चीज को बेचने की कोशिश करूंगा, फिर बेचूंगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना, उसका रिलेशन प्राइस के साथ पॉजिटिव होता है। यानी कि प्राइस हाई तो सप्लाई भी बढ़ा देंगे, और प्राइस अगर कम होगा सप्लाई भी कम कर देंगे। यानी कि चीजों को स्टॉक करके अपने पास रख लेंगे, वापस जब प्राइस राइज करेंगे तब मैं वो चीज सेल करूंगा। आई बात समझ में? तो ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब बात है भैया इसका इक्विलिब्रियम से क्या मतलब, और हमने ये 11th 12th इकोनॉमिक्स में पढ़ा था क्या कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं हम क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि डिमांड जितनी डिमांड हो रही है मार्केट में उतनी ही सप्लाई हो रही है, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। लेकिन सपोज करो अगर डिमांड ज्यादा है प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होंगे, प्राइस हाई होंगे, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा, डिफ्लेशन होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, इतना मैं डीप में नहीं जाना। हमें समझना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम इक्विलिब्रियम को कंपेयर करते हैं। अब बात है इक्विलिब्रियम को कैसे कंपेयर करते हैं भाई। इक्विलिब्रियम जो है वो भी चेंज होती रहती है, किसके साथ, क्वांटिटी के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, ठीक है। कि जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा डिमांड करेंगे लोग, तो इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, बार बार चेंज होगा। तो इसलिए हम अलग अलग इक्विलिब्रियम को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं उसके क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि उसके वेरिएबल के हिसाब से। चलो फिर अब समझते हैं इस बात को। देखो उसने क्या बोला है, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स कंसर्न्ड विद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स,
ठीक है, वो अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट्स को कंपेयर करने की कोशिश करता है, यानी कि पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन सबको हम कंपेयर करते हैं इसके अंदर, ठीक है, विद डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज, जहां पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होती हैं, ठीक है, और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम जनरली ना सिर्फ दो इक्विलिब्रियम कंपेयर करते हैं, एक तो होता है प्री चेंज इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल इक्विलिब्रियम, कि पहले इक्विलिब्रियम क्या था, यानी कि अभी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। लेकिन अगर क्वांटिटी की मतलब डिमांड बढ़ गई किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सर्विसेज की, किसी भी गुड्स की, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट चेंज इक्विलिब्रियम, यानी कि फाइनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक तो हमने क्या पढ़ा, पोस्ट चेंज इक्विलिब्रियम, और एक हमने क्या पढ़ा, प्री चेंज इक्विलिब्रियम। इसके बाद डाटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अब बात आई भैया क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये दो टॉपिक हमने स्टैट में ही पढ़े थे, ठीक है, तो वैसा फिर भी समझा देता हूं। क्वालिटेटिव वर्ड बना हुआ है क्वालिटी से, है ना, जब हम सिर्फ एक जजमेंट पास करते हैं, उसका नंबरों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी से, जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी की इनकम बढ़ गई तो वो कंजप्शन बढ़ा देगा, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट जो मैंने पास की कि इनकम बढ़ी है। अब किसी की इनकम होगी भाई मान लो 10,000 से 20,000, तो खुश हो गया, और इनकम डबल होगी, अब तो भाई साहब जो मिलेगा वही खाऊंगा, ठीक है, पूरे ऐश करूंगा जिंदगी में, पूरे मजे लूंगा, आई बात समझ में। लेकिन अगर किसी की इनकम कम हो गई तो कंजप्शन कम भी कर देगा, ठीक है, उसे कम करना पड़ेगा वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये चीजें होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, जहां पे मैंने कोई भी मेजरमेंट की बात नहीं करी, कोई भी नंबर्स को नहीं टच किया, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट पास करी। लेकिन बात है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि जैसे मैंने भी नंबर की बात करी ना, क्या एग्जांपल ये देखिए, मान लो इनकम 10,000 से, अब मान लो किसी की इनकम पहले 10,000 थी, तो उसमें से वो 8,000 रुपए कंजप्शन में खर्च करता था और 2,000 रुपए सेविंग करता था, ठीक है। तो ये आगे उसकी कंजप्शन, ये है इनकम वाइस दिखा देता हूं, और ये उसकी सेविंग 2,000। लेकिन जब उसकी इनकम 10 से 20 हो गई, 20,000 रुपए, तो उसकी कंजप्शन हो गई है अब 16,000, ठीक है, 16 कह लो, 15 कह लो, और सेविंग कितनी होगी, सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस में कंजप्शन, तो कितनी आ गई, 4,000 रुपए बचा लेता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, कि इनकम में जिस रेट से चेंज आया, क्या कंजप्शन में उससे कम रेट में चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है, या सेम रेट में चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो सेम रेट में आ रहा है, इनकम जिस लेवल से बढ़ी कंजप्शन भी उसी लेवल से बढ़ गया। पहले जब इनकम 10,000 थी तो उसकी दुगनी हो गई है, कंजप्शन पहले 8,000 था, उसका दुगना हो गया, और सेविंग भी क्या हो गई, दुगनी हो गई है। लेकिन मान लो कि अगर बंदा अभी भी कमा 20,000 रुपए रहा है, लेकिन बचा के खर्च कितने कर रहा है, 15,000 रुपए, इसका मतलब क्या हो गई, जिस रेट से इनकम बढ़ी है उस रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ा, ठीक है, कंजप्शन उससे कम रेट से बढ़ा, और सेविंग ज्यादा रेट से बढ़ गई। आई बात समझ में, क्योंकि सेविंग बढ़ा दी उसने, 5,000 रुपए कर दी सेविंग। लेकिन अगर मान लो, मैं एक पॉइंट और रखता हूं, वो क्या, कि उसकी इनकम बड़ी डबल हो गई 10 से 20, लेकिन उसने जो कंजप्शन था वो 15 ना कर दिया, अब 17 कर दिया, यानी कि अब कंजप्शन बढ़ा दी उसने। और किस रेट से बढ़ाई है, ज्यादा रेट से बढ़ाई है। देखो जब पहले इनकम 10 थी तो इनकम क्या हुई, सिर्फ डबल हुई है 20, लेकिन कंजप्शन पहले 8 का दुगना 16 आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, 16 से फाल्ट हो गया, कंजप्शन ज्यादा रेट से बढ़ गया, और सेविंग कम हो गई, कम रेट से बढ़ी, तो सेविंग हो गई 3,000 रुपए। तो ये एक पॉइंट भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं कि जब किसी एक चीज में चेंज आए तो उसकी वजह से दूसरी चीज में चेंज आना, यानी कि अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज, जो एक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, ठीक है। यानी कि हम इस चैप्टर में जनरली डेरिवेटिव ही पढ़ने वाले हैं, आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंशिएशन को खूब डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप समझते हैं उसके लिए। तो ये तो क्या था हमारे पास, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, अ कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस कैन बी आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या तो वो क्वालिटेटिव होगा। और मेरी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्या थी कि जब किसी बंदे की कंजप्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, वो कंजप्शन बढ़ा देगा, अगर इनकम कम हो जाएगी तो कंजप्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम उसे अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ये अमाउंट में कन्वर्ट किया, तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव, यानी कि जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तब इसका काम आता है, और जब हम एक जजमेंट पास करते हैं तब भी होता है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। आई बात समझ में। जैसे बोलूं कोई बंदा ईमानदार है,
अब उसमें नंबर तो नहीं लिख सकता ना, 10 ईमानदार है, 20 ईमानदार है, 30% ईमानदार है, नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन जब मैं कंपैरिजन करता हूं किसी से, जैसे मान लो कि उसकी हाइट उससे 2 फुट ज्यादा है, तो वे क्या हो गया, एक तरह से क्वांटिटेटिव। तो समझ गए ना, जब हम नंबर्स की, मैथमेटिकल टर्म्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तब तो होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा या फिर वो क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा। अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज एंड द डेरिवेटिव, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो है ना, वो कंसेप्ट है डेरिवेटिव का। मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू किया था, या फिर आप लोगों ने अगर मेरी और वीडियो प्लेलिस्ट में कोई वीडियो देखी होगी, तो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब किसी एक चीज में चेंज आए किसी दूसरी चीज की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, सर्कल से ऐसा दिखता है, ये उसकी रेडियस है। अगर मैं सर्कल की रेडियस बढ़ा दूंगा, उसका एरिया अपना भी बढ़ जाएगा, सर्कमफेरेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं सर्कल की रेडियस कम कर दूंगा, उसका सर्कमफेरेंस भी कम हो जाएगा, एरिया भी कम हो जाएगा। ऐसे मान लो स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर की जो साइड है वो बढ़ा दूं, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, पेरीमीटर बढ़ जाएगा। अगर साइड कम कर दूं, एरिया भी कम हो जाएगा, पेरीमीटर भी कम हो जाएगा। तो ये होता है फर्क। फर्क किसकी वजह से आया, सर्कल में रेडियस की वजह से, स्क्वायर में उसकी साइड की वजह से। लेकिन बदल कौन रहे हैं, यहां पे बदल रहा है सर्कमफेरेंस और एरिया, वहां बदल रहा है पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, यानी कि जब किसी एक चीज में बदलाव आए किसी दूसरी चीज की वजह से। तो चलो फिर कंसेप्ट देखते हैं रेट ऑफ चेंज का। इट इन्वॉल्व्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यूज, कि इक्विलिब्रियम वैल्यूज जो कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू दिखाने का चेंज इन द पैरामीटर और एक्सोजेनियस वेरिएबल एक्स, मतलब y की वजह से x कैसे चेंज हो रहा है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे, y बराबर है fx, ध्यान से देखना अभी से, ठीक है। या फिर मैं एक फंक्शन लेता हूं x स्क्वायर, सपोज करो ये ले लिया मैंने फंक्शन। अब यहां से कुछ बातें क्लियर करेंगे हम। जैसे ही मैंने x की जगह 1 रखा, हम सब जानते हैं, या फिर 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो y की वैल्यू 4 आ गई। या फिर मैं बोलता हूं f जो है वो 2 पे 4 आ गया, कि जब मैंने x से 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। लेकिन जब मैंने x से 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि y, यानी फिर मैं बोलता हूं fx ही हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, fx नहीं f3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू में चेंज किया, y की वैल्यू वो अपने आप ही बदल गई। ऐसे इक्विलिब्रियम का फंक्शन भी हो सकता है y की जगह आ जाए इक्विलिब्रियम का फंक्शन, और जैसे ही x की वैल्यू चेंज होगी y अपना भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो अब आगे देखते हैं, एक होता है, देखो उसमें यहाँ पे एक चीज भी लिखी है, रेट ऑफ चेंज कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंस कोशेंट। अब बात है डिफरेंस कोशेंट क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से एक चीज निकालने की कोशिश करूं, पहले वो समझते हैं इस फंक्शन से। मेरे को यहां से निकालना है डेल्टा वाई में कितना चेंज आया, तो सबको दिख रहा होगा। अभी तो कोई बोल देगा भैया 9 में 4 5 आ गया, वाई में चेंज आया 5 का, क्योंकि पहले जो वाई था उसका आंसर 4 आया था, लेकिन जैसे ही मैंने एक्स की जगह 3 रखा तो वाई का आंसर 9 आया था। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि y में चेंज आया कितने का, 5 का, 9 - 4 5 का। अब बात है निकालना कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ये रहा डेल्टा y का। आपको क्वेश्चन किससे निकालना है, देखो यहाँ पे एक बात समझते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ x चेंज होती है x1 से x2, तो हम डेल्टा x कैसे निकालते हैं। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, चेंज इन x। डेल्टा एक ग्रीक सिंबल है जो दिखाता है चेंज को, ठीक है, चेंज इन x। और चेंज इन x का मतलब क्या होता है, x2 - x1, यानी कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो, यानी कि चेंज हो क्या है उसमें से। ऐसे मैं बोल रहा हूं यार, एक बात बताओ, जैसे यहीं पे देखो किसी की इनकम 10,000 थी, अब वो 20,000 हो गई, तो चेंज कितने का आया, 10,000 का। कैसे पता किया, जो नई वैल्यू उसकी इनकम बनी है उसमें से पुरानी वाली इनकम ने माइनस कर दी, तो 20,000 में 10,000 का 10,000 आ गया हमारे पास चेंज। ऐसे ही यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है, ऐसे ही सिमिलरली y चेंजेस y1 to y2, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, y2 माइनस में y1, ठीक है। तो कभी भी चेंज निकालने के क्या करते हैं, नई चीज में से पुरानी चीज माइनस कर देते हैं, या फिर नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं, डेल्टा वाई निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो मैंने देखा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखो एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इनिशियल एक्स। एक्स शुरू में कितना था, एक्स शुरू में रखा था मैंने 2, ठीक है। फिर डेल्टा एक्स मैंने एक्स में कितने का चेंज किया, सिर्फ 1 का। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, कि आपने एक्स किस रेट से बदला, तो एक्स तो मैंने सिर्फ 1 से बदला था, क्योंकि पहले मैंने 2 रखा, बाद मैंने 3 रखा, तो यहाँ पे आ गया 2 + 1, ठीक है। और माइनस में क्या लेना है, एफ एक्स, एक्स यानी कि इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल में क्या रखा था 2। अब देखो, अब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। फंक्शन में 3 रखूंगा मैं, बिल्कुल, माइनस में f2, वही तो हुआ, देखो
जब मैंने 3 रखा, 3 का फंक्शन में 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 9 आई थी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब मैंने फंक्शन में 2 रखा तो फंक्शन था x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 में से आगे 5 आ गया, और ये 5 क्या है, डेल्टा वाई। आई बात समझ में? तो चेंज इन y, या फिर इसे हम बोलते हैं डिफरेंस कोएफिशिएंट निकालने का तरीका। और ऐसे ही dy बाय dx, सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा x, जिसको हम dy बाय dx ही बोल देते हैं, ठीक है। पर डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब क्या होता है कि y में चेंज x की वजह से, वो किस रेट से आ रहा है, वो ऊपर ऐसे लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला ये बन जाता है fx प्लस डेल्टा x माइनस में fx अपॉन में डेल्टा x। ये होता है हमारा फाइनल आंसर। हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, इसे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx, कि y में चेंज, y उसका किसी चीज का फंक्शन हो, इक्विलिब्रियम का हो, डिमांड का हो, सप्लाई का हो, क्योंकि सब चेंज होते हैं। डिमांड भी चेंज होगी, अगर मैं किसी की, मान लो किसी ने डिमांड अगर यूनिट बढ़ा दी, डिमांड ज्यादा कर दी तो डिमांड भी चेंज हो गई, और अगर सप्लाई ज्यादा सप्लाई कर दी तो सप्लाई भी चेंज हो गई। तो हर चीज चेंज होती है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसकी जगह, y की जगह, ठीक है। और मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिया था x स्क्वायर, वहां से आपको समझाने की कोशिश की। आई बात समझ में, ठीक है। और आज फिर से एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट की बात करने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो करते हैं फिर शुरू। तो यूनिट 1 था हमारा क्या, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। तो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जहां पे हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर बात कर ली थी। तो जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी, उसका लिंक मैं टैब पे लगा दूंगा, आप आराम से आके वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स और उसके स्लोप्स के कंसेप्ट को। अब बात क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से, जिसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे मैंने को समझाया था कि अगर मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया और उसका पेरीमीटर दोनों ही चेंज हो जाएगा अगर मैं उसकी साइड में चेंज कर दूं। मतलब क्या, कि अगर मैं स्क्वायर की साइड बढ़ा दूं तो एरिया ही बढ़ जाएगा और पेरीमीटर ही बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं स्क्वायर की साइड को कम कर दूं तो एरिया भी कम हो जाएगा, पेरीमीटर भी कम हो जाएगा। ऐसे ही रेक्टेंगल है, अगर मैं रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दूं तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसकी लेंथ और ब्रेथ को कम कर दूं तो उसका एरिया भी कम हो जाएगा और पेरीमीटर भी कम हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है किससे, किसका, डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज में बदलाव किसी दूसरी चीज की वजह से, ठीक है। लेकिन अब हमें इसके बारे में पढ़ना है स्लोप्स को। बताइए स्लोप्स क्या होते हैं, और इकोनॉमिक्स में क्या यूज है स्लोप्स का, ठीक है। स्लोप का सीधा सा मतलब क्या होता है, ग्राफ जो है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है या फिर किस डायरेक्शन में नीचे घट रहा है, ये सारा काम स्लोप देखता है, यानी कि ढलान जिसे हम बोलते हैं, किस तरफ है, ठीक है। जैसे मान लो ये कर्व है, छोटा सा कर्व है, मान लो मैंने कोई भी कर्व लिया, ये रहा कर्व, ठीक है। अब जो ये है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx, यानी कि अगर आपको किसी फंक्शन में, मतलब किसी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, स्लोप मौजूद हो जाता है, जिसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस के ऊपर बात भी करेंगे, ठीक है। तो स्लोप मौजूद हो जाता है, तो नहीं समझ लिया कि डेरिवेटिव करते ही स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अब बाद में स्लोप निकालना क्यों है, देखो स्लोप निकालने से क्या क्या फायदा होता है, ये पता लगता है कि ग्राफ गिर रहा है या फिर ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरा, गिर रहा है तो किस रेट से गिर रहा है, ठीक है, और बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है। देखो बढ़ने के भी रेट होते हैं, रेट का मतलब क्या, एक तो होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। इसमें एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई नंबर है, जैसे 2 आ गया, 2 के बाद 6, फिर ये हो गया 10, फिर ये हो गया हमारा क्या नाम है, 10 नहीं, यहाँ पे 12 कर लेते हैं, 12, फिर ये हो गया 20, फिर ये हो गया 30, इसको बोलते हैं बढ़ना। लेकिन ये बढ़ देखना किस रेट से बढ़ रहा है। देखो 2 से पहले 6 हुआ, कितने से बढ़ा, 4 से, फिर 6 से 12 हो गया, कितने से बढ़ गया, 6 से, फिर 12 से 20 हो गया, कितने से बढ़ गया, 8 से, फिर 20 से हो गया 30, अब कितने से बढ़ गया, 10 से। तो हर बार किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा ही है लेकिन रेट बार बार बढ़ रहा है, बढ़ने का भी, उसको हम बोलते हैं, वो किसे पता लगता है, स्लोप से, कि जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है। अब वो डिक्रीजिंग रेट की बात कर लेते हैं। मान लो कोई नंबर है 2 है, पहले अब 2 से 10 हो गया, फिर हो गया ये 16, फिर ये हो गया हमारा 20, फिर ये हो गया 22। अब देखो अब किस रेट से बढ़ रहा है, अब ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। जैसे बढ़ तो भी रहा है, 2 से 10 हुआ, बढ़ा कितने से, 8 से बढ़ गया, फिर 10 से 16 हो गया, बढ़ा कितने से, 6 से बढ़ा, फिर 16 से 20 हो गया, 4 से बढ़ गया, और फिर 20 से 22 हो गया, बढ़ा सिर्फ कितने से, 2 से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। आई बात समझ में, कि बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, घटता जा रहा है, जो रेट है बढ़ने का वो कम होता जा रहा है।
ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि बढ़ना क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट से। एक होता है कांस्टेंट रेट, ठीक है, मतलब एक सेम रेट से बढ़ना, जैसे कि 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 हर बार एक एक से बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट रेट से बढ़ना, कि बढ़ तो रहा है लेकिन फिक्स रेट से बढ़ रहा है। तो ये सारे काम जो होता है ना किससे पता करते हैं हम, स्लोप से। ऐसे डिक्रीज करने के भी रेट होते हैं, डिक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग रेट, कि डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब किससे पता करते हैं, सारी की सारी चीजें स्लोप से, और इकोनॉमिक्स में इसे यूज भी करते हैं। अब बात ये आती है कि भैया डेरिवेटिव जो आपने बोला, इसको डेरिवेटिव में कहां यूज करेंगे हम। तो देखो, मैंने शायद ये बात पिछली वीडियो में कवर करी थी कि 3 चीजें भी निकालनी होती है। हमने 3 चीजें ज्यादातर वीडियो से बात करते हैं। एक तो होता है रिवेन्यू, एक होता है कॉस्ट। रिवेन्यू यानी कि आपने जो भी सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट बेचा, उससे कितना पैसा आया। कॉस्ट, उसे बनाने में कितना खर्चा आया था। और प्रॉफिट, जो हमारे पास पैसा बच जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे मेरा कोई कोचिंग सेंटर है, ठीक है, अब कईयों को पता क्या रहता है कि जितनी फीस मेरे पास आई सारा मेरा क्या है, प्रॉफिट है। नहीं, उसके तुमने एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, जहां मैं सेंटर चलाता हूं उसका रेंट, फिर असाइनमेंट वगैरह, फोटोकॉपी वगैरह, बहुत से खर्चे होते हैं, है ना। तो उन खर्चों को उठाने के बाद मेरे पास क्या बचता है, प्रॉफिट। आई बात समझ में। ऐसे ही हर एक बिजनेस का अपना एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो एक्सपेंस माइनस करने के बाद, यानी कि कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिमिट्स के कंसेप्ट के ऊपर। तो डेरिवेटिव क्या पता करता है कि रेवेन्यू में किस रेट से चेंज आ रहा है, प्रॉफिट में किस रेट से चेंज आ रहा है, यहां तक कि कॉस्ट में किस रेट से चेंज आ रहा है। ये सब किससे पता कर लगता है, डेरिवेटिव से। और आने वाली वीडियोस हम देखेंगे भी कि डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा हमारी इन सारी चीजों को निकालने में, जो हम क्वेश्चंस देखेंगे। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करूंगा, जो पिछली वीडियो में कंसेप्ट हुआ उसके ऊपर, और जो इस वीडियो में कंसेप्ट होगा उसके ऊपर। अब आते हैं लिमिट्स के ऊपर। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट, तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट सिर्फ इतना सा है कि dy बाई dx है ना, हम चेक करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट पे, जहां पे हमारा dx टेंड्स टू 0, इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू 0। टेंड्स का मतलब क्या होता है कि 0 रखना नहीं है वहां पे, वो 0 को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एक होता है किसी नंबर को अचीव कर रहा है, जैसे कि लिमिट चेक करनी है मान लो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, इतना बड़ा नंबर जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोच रहे तो काय का इन्फिनिटी वो, क्योंकि कोई बोलेगा मेरे तो 1000 इन्फिनिटी है, क्यों, 1000 से बड़ा 2000 है, 5000 है, 5 लाख है, 5 करोड़ है। ठीक है, तो इन्फिनिटी क्या होता है, इतना बड़ा नंबर जिसे मैं सोच भी नहीं पा रहा। तो टेंस का मतलब क्या है, हम उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसे अचीव नहीं कर पाते। तो लिमिट सोल्व कैसे करते हैं, dy बाई dx, अगर डेल्टा x की लिमिट क्या हो, 0 हो, तो हमारा जो लिमिट का आंसर हो q आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। अब लिमिट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड लिमिट, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही बोल देते हैं, और एक होता है राइट साइड लिमिट, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब बात आइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, मतलब मान लो किसी एक पॉइंट पे मुझे चेक करना है लिमिट, तो उससे कम वाली वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ज्यादा वाली वैल्यूज को राइट हैंड लिमिट, और उसी पॉइंट पे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन में फाइनाइट वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, उसी पॉइंट पे, जो कि हमारा मान लो एल आ गया। जब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है या फिर राइट साइड लिमिट निकालनी होती है, हम क्या लिखते हैं, v लिमिट जो है वो n पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव का मतलब ये होता है हम क्या निकाल रहे हैं, RHL राइट हैंड लिमिट या फिर राइट साइड लिमिट। ऐसे ही लेफ्ट साइड लिमिट, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो ये एक कंसेप्ट में यूज होता है जिसका नाम है कंटिन्यूटी, कि जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना, तब हम इस चीज को पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी, किसी भी ग्राफ का कंटिन्यूस होने के लिए तीनों का इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फाइनाइट वैल्यू तीनों बराबर है, तब वो ग्राफ कंटिन्यूस माना जाता है, वरना वो कंटिन्यूस नहीं होता है। अब कुछ लिमिट की थ्योरम पढ़ लेते हैं जो आसान सी हैं, फिर फटाफट से इस वीडियो को खत्म करके हम अगली वीडियो से क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर देंगे। अब ये क्या है, मान लो थ्योरम 1 है, q इक्वल्स टू av प्लस b। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लिमिट v की जगह n रखा, तो n टेंस टू का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन में v की जगह n पुट कर दोगे, तो an प्लस b। आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से होंगे, इन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से होंगे। इसका मतलब सिंपल सा है कि लिमिट में v की जगह n रखना है, तो आप v की जगह n की वैल्यू पुट कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम यूं का यूं रहेगा, जहां पे a और b हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही मान लो q को लिमिट है, आपने g की जगह v रखा और आपका b आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको किसी क्वेश्चन में लिमिट रखना है, लेकिन वो जो लिमिट है ना उसकी वैल्यू ही नहीं है। जैसे सपोज करो आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट h टेंड्स टू 2 और 5। अब आप क्या ही करोगे, इस लिमिट का रखो कहां, h तो है नहीं उसके पास, तो आपका सीधा आंसर 5 ही हो जाएगा।
ऐसा कहना चाह रही है इसकी नेक्स्ट थ्योरम। आई बात समझ में? सीधा सीधा आपका आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि आप लिमिट को रख ही नहीं पा रहे। एच चाहे 2 अचीव करे, चाहे 5, चाहे 50, जब वहां पे एच है ही नहीं, मैं रखूंगा कहां वहां पे एच की जगह वैल्यू, तो सीधा आपका वही जो पॉइंट है वही आंसर बन जाएगा। अब थ्योरम 3, अगर q बराबर b हो देन द लिमिट v इक्वल्स टू n, तो इसका आंसर भी n हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब q v है और v की लिमिट है वो n को अचीव करने की कोशिश करे, तो q का आंसर अपने आप ही क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ऐसे यहां पे देखो, अगर q बराबर है v की पावर k, ठीक है, और v हमारा n है, मतलब v जो है वो n को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर लिमिट अपना भी क्या हो जाएगी? n की पावर k। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, लिमिट v टेंड्स टू n, और अगर हमें दो लिमिट को, मतलब अगर दो फंक्शंस, एक फंक्शन जो है वो दो टर्म्स को ऐड या माइनस करके बना हुआ है, तो आप दोनों की लिमिट को सेपरेट भी कर सकते हो, अगर आपको सेपरेट करने की जरूरत है तो। मतलब ये जो v की लिमिट n है वो इसकी लिमिट भी मानी जाएगी और इसकी लिमिट भी मानी जाएगी। ऐसे ही प्लस में भी इसकी लिमिट मैं चेंज कर सकता हूं, मतलब ये लिमिट इसकी भी होगी, ये लिमिट इसकी भी होगी, और ऐसे ये लिमिट माइनस करते वक्त इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा L1 प्लस L2, यहाँ पे आएगा L1 माइनस L2। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करना है तो भी आप लिमिट तोड़ सकते हो और आपका आंसर बनेगा L1 अपॉन L2, और अगर आपको डिवाइड करना है तब भी आप लिमिट को सेपरेट कर सकते हो, मतलब जो लिमिट है वो आप इसकी लिमिट में ही पुट करोगे और इसकी लिमिट में ही पुट करोगे, नीचे वाले की लिमिट में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स थी लिमिट्स को लेके। अब हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करेंगे लिमिट्स के ऊपर, जहां पे हम इसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो लिमिट क्या, ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट मैंने खत्म करवा दिया है, और साथ साथ हमने देखा कि स्लोप को कैसे यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर, और डेरिवेटिव को कैसे हेल्प करेंगे, डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा हमारे इस चैप्टर के अंदर। और इस सीरीज में हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है, जहां पे हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन सवालों की जो बेस्ड है उन कंसेप्ट्स के ऊपर जो पिछली 2 वीडियोस में हो चुके हैं, है ना। क्योंकि मैंने पिछली 2 वीडियोस में कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया, सिर्फ कंसेप्ट समझाए थे। इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और भाई कोशिश ये करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, क्योंकि जिन्होंने कंसेप्ट नहीं देखे होंगे पिछली वीडियोस में, उन्हें हो सकता है इन क्वेश्चनों को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोशिश क्या करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना बचे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे कह रहे थे कि भैया आप वीडियो को हिंदी मीडियम में बना दो या फिर हिंदी। देखो भाई, इसमें इस सिलेबस में, इस कोर्स में ज्यादातर मैथ्स आने वाली है, और मैथ्स में कुछ भी इंग्लिश कुछ भी हिंदी नहीं होता, सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। मैं यूं भी मेरी लैंग्वेज हिंदी में है, तो मेरे को नहीं लगता आपको समझ में दिक्कत आता होगा, और यूं भी कोई अगर टर्म्स आएगी जो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में दिक्कत आ सकती है, उसको मैं हिंदी में बता दूंगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि जो भी इंग्लिश में मैं कुछ वर्ड का ही तो फर्क होता है मैथ्स में, ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं उसको इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, तो उसको मैं भी हिंदी में बताता हुआ चलूंगा साथ साथ। तो उससे जो बच्चे हिंदी मीडियम में, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कुछ सवालों की जो चैप्टर 1 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, और भाई अब ध्यान से पढ़ते रहो, सिर्फ एग्जाम में 1 महीना बच गया है, और मेरे हिसाब से 1 महीना सफिशियंट होता है एक अच्छी तैयारी के लिए। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अभी भी ज्यादा टाइम नहीं गया आपके हाथ से, आराम से तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट 1 महीना भी बाकी है। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चंस। अब उसने बोला क्या है, गिवन द फंक्शन, ये रहा 4x स्क्वायर प्लस में 9। अब वो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस क्वोशिएंट एज अ फंक्शन ऑफ x एंड डेल्टा x। तो अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस क्वोशिएंट निकालना है, मान लो। अब कईयों को डिफरेंस क्वोशिएंट का मतलब ही नहीं पता होगा, और नहीं ये पता होगा कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो भाई इसको निकालते कैसे मैं समझा चुका था, और ये होता क्या ये भी समझा चुका था पिछली वीडियोस में। ठीक है, जहां पे मैंने कंसेप्ट करवाई थी। तो अब मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है और उसमें मुझे निकालना है डिफरेंस क्वोशिएंट। तो करते हैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इससे मुझे डिफरेंस क्वोशिएंट निकालना है, और फंक्शन ये रहा ऊपर y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 9, या फिर इसे fx ही मान लो, fx मान लो, y मान लो, बात एक ही है, और फंक्शन तो सेम ही रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 9। अब बात भैया ये तो बताओ डिफरेंस क्वोशिएंट निकालते कैसे, मतलब क्या होता है। देखो डिफरेंस क्वोशिएंट का मतलब होता है हमें निकालना है डेल्टा वाई एक तरह से। ठीक है, अब डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स। जैसे ही आप ये सोल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब होता है कि जहां जहां x है फंक्शन के अंदर, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस डेल्टा x।
ठीक है, तो फंक्शन में जब यहां x था तो अपने आप ही यहां भी x था, जब यहां पे x प्लस डेल्टा x आ गया तो मैं यहां भी x को हटा के x प्लस डेल्टा x ही पुट कर दूंगा। तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस में डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस, और ये प्लस में 9 ही रहेगा यूं का यूं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि 9 है, x तो है नहीं उसके पास, माइनस में fx। अब जब मैं फंक्शन रखूंगा तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो क्या कि जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट लगा के चला करो। क्यों? क्योंकि माइनस अंदर जाने के बाद सिंबल चेंज कर देगा, वरना पहली गलती आप यही करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो अपनी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में 9, ये आ गया। अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो 4 यूं का यूं ब्रैकेट लगा लेता हूं, यहां फॉर्मूला खुलेगा। कौन सा फॉर्मूला? जो आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा था, है ना, जब गली में कंचे खेलते थे। कौन सा फॉर्मूला था वो? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बाद में ये फॉर्मूला कौन सा होता है मैं याद कराता हूं, भाई याद दिलाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिनकी याददाश्त घनी कमजोर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहां पे देखो a का स्क्वायर, अब a की जगह कौन है x और b की जगह है डेल्टा x, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो डेल्टा x का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो ध्यान से देखना, 2 a की जगह x और b की जगह डेल्टा x, तो ये आ गया 2x डेल्टा x, 2x डेल्टा x, ये आ गया। तो ये खुल गया a प्लस बी का उसके कंप्लीट फॉर्मूला, और प्लस में है 9, इस नमूने को अंदर भेज दूंगा माइनस को, जब माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 9। अब इसको सोल्व करते हैं हम फिर से। इसको सोल्व कैसे करूंगा? इसकी से भी गुणा होगी तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, इसकी से करूंगा तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा x का होल स्क्वायर, जब इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8x डेल्टा x, ये आ गया, और प्लस में 9 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 9, ये आ रहा है। अब कुछ कट रहा है तो मैं काट लूंगा, 4x स्क्वायर से मेरा 4x कट गया, 4x स्क्वायर कट गया, बहुत बढ़िया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल 9 से मेरा 9 कट गया, ये और बढ़िया बात होगी। तो ये आ गया मेरे पास क्या आंसर, फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया है 4 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस में 8x डेल्टा x। बिना किसी गलती के सवाल बढ़िया चल रहा है अब तक, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है, क्वेश्चन यहां तक हो चुका है हमारा। तो ये हमारे पास क्या आया है अब तक पहले पार्ट का आंसर, यानी कि फाइंड द डिफरेंस कोएफिशिएंट। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द डेरिवेटिव डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी निकालना है। तो ये क्या आया था? डेल्टा y, क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चन का मतलब ही क्या होता है? डेल्टा y निकाल लो। डेल्टा y का फॉर्मूला मैंने ऊपर समझा ही रखा था, उससे मैंने ये निकाल दिया। अब मुझे निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जब निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा डेल्टा x से। जब यहां डिवाइड होगा तो यहां भी डिवाइड होगा, तो 4 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस में 8x डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x। अब मैं इसे कर दूंगा सेपरेट, किसको? डेल्टा x को। तो एक बार ये इसके अपोन में आएगा, एक बार ये इसके अपोन में आएगा। जब ये डेल्टा x इसके अपोन में आएगा तो ये बनेगा 4 डेल्टा x का होल स्क्वायर अपोन में डेल्टा x, और प्लस में जब इसके अपोन में आएगा तो 8x डेल्टा x अपोन में डेल्टा x। अब इससे कट गया और यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट गई, तो ये हमारे पास क्या बच गया? फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का, जो क्या बचा है 4 डेल्टा x और प्लस में 8x। तो ये हमारे पास आया है आंसर, ठीक है। सेपरेट करना समझते हो ना भाई? कुछ नहीं करना था, दोनों को, इसको दोनों का अपोन में लिख दिया। अब ये पूरे के डिवाइड में था, एक बार इसके डिवाइड में चला गया, एक बार इसके डिवाइड में चला गया। ऐसा तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं इसको वापस ठीक ही करूंगा तो वापस यही टर्म बन जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये आ गया हमारे पास यहां तक का आंसर। अब चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। अब सी पार्ट में उसने क्या बोल रहा है? सी पार्ट में वो यूं बोल रहा है कि फाइंड f डेरिवेटिव 3 और f डेरिवेटिव 4। उससे पहले मुझे f डेरिवेटिव x निकालना पड़ेगा, तो एक बार f डेरिवेटिव x भी निकाल लेते हैं। ये तो आया फाइंड डेरिवेटिव डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी डेल्टा की फॉर्म में। अब मैं निकालता हूं इसका बिल्कुल प्योर डेरिवेटिव, जो कि क्या होगा अभी समझाता हूं आप लोगों को। तो पहले हम निकालते हैं f डेरिवेटिव x। तो सी पार्ट का आंसर निकालने से पहले f डेरिवेटिव x निकालना होगा, तो मुझे करना पड़ेगा डेरिवेटिव किसका? इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे? अरे मैं एक बात साफ बोलूंगा कि भाई डेरिवेटिव जिनको बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है, मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज में भी करवाऊं, लेकिन एक सीरीज शुरू की है मैंने और भी, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के नाम से। वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, आप वो जाके भी देख सकते हो, वहां पे डेरिवेटिव के बेसिक कंसेप्ट खत्म हो चुके थे, ठीक है। अब आपको मान लो इसका डेरिवेटिव करना है, तो 4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है आपको, तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी किसके, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, ठीक है, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का क्या, कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, n उतर के नीचे आ गया, nx की n-1। ऐसे ही 4 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था, युगा रहेगा, x स्क्वायर से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2x हो गया, 9 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है अगर वो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो जैसे यहाँ पे तो चलो कांस्टेंट था पर मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो युगा ही रहेगा, लेकिन अगर प्लस माइनस में कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया आप लोगों का 8x, ये आया f डेरिवेटिव x। अब मुझे निकालना है क्या था इस क्वेश्चन में, f डेरिवेटिव x के साथ साथ मुझे निकालना था f डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का 3 और 4 पे। तो पहले मैं f डेरिवेटिव 3 निकाल लेता हूं। अब f डेरिवेटिव 3 का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव में x है, जब यहाँ पे 3 आ गया पे 3 रख दूंगा, जहां जहां x वहां पे 3 रख दो, सीधी सी बात ये है। तो 8 3, तो 8 गुणा में 3 कितना हो गया 24। अब एक निकालते हैं f डेरिवेटिव 4, जब 4 निकाल लूंगा तो 8 गुणा में 4 कितना आ गया 32। तो ये हमारे पास क्या आ गई आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को टेबल आती होगी, 8 3 24 8 चौक 32, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है खत्म। इसके बाद बात करूंगा मैं सेकंड क्वेश्चन की, उससे पहले जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे इसी वीडियो में सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, और फिर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, फिर हम चलेंगे किसी नए कंसेप्ट के ऊपर अगली वीडियो से। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी बच जाए आप लोगों की, अपने से कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेरी को रिजोल्व करने की, ठीक है, और आपके डाउट को खत्म करने की। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं इसी सीरीज का, मतलब इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया, कोई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 2 से भी सेम टू सेम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्या बोला उसने, गिवन द फंक्शन है y बराबर 3x² - 4, आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस कोएफिशिएंट एज अ फंक्शन x एंड डेल्टा x, यानी कि फिर से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि डेल्टा y निकालना है। तो चलो फिर डेल्टा y निकालते हैं। तो डेल्टा y का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, f(x + डेल्टा x - में f(x)। अब तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद हो ही गया होगा। अब इस f(x + डेल्टा x) का मतलब क्या है कि जहां जहां फंक्शन में x होगा उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x + डेल्टा x। तो फंक्शन में जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, x + डेल्टा x। तो यहां पे आ जाएगा 3x + डेल्टा x, माइनस में क्या आ जाएगा, और स्केयर भी है तो स्केयर भी आ गया, माइनस है ब्रैकेट लगा लो वरना पहली गलती है माइनस करवाएगा। अब फंक्शन लिखना है आपको, तो फंक्शन उठा के लिख दो, क्यों, क्योंकि देखो माइनस है ना, सिंबल चेंज कर दो अंदर जाने के बाद, तो अगर एक से फालतू टर्म है, जैसे पे 2 टर्म्स हैं तो आप माइनस जरूर लगाया करो, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि कोई सा भी केस हो अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा के ही लिखा करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² - 4। अब सोल्व कर लो इसे, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यू का ही रहेगा, यहां पे लग रहा है फॉर्मूला कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर x² प्लस में b का स्क्वायर, जब इसका करूंगा तो डेल्टा x का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2ab जब करूंगा तो 2a की जगह है x और b की जगह है डेल्टा x, तो 2x डेल्टा x आ जाएगा। और माइनस है, इसको अंदर भेज दो, जब माइनस को अंदर भेजोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x² और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 3 बाहर है, मल्टीप्लाई में तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगी 3 की, तो 3 की से भी वो करूंगा, 3 की से भी करूंगा, 3 की से भी, तो 3 की से कर दी तो ये हो गया 3x², जब 3 की से करी तो 3 डेल्टा x का होल स्क्वायर, जब 3 की से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x डेल्टा x और माइनस में 3x² और प्लस में 4। पता है +4 कैसे हुआ था, जब माइनस अंदर गया तो माइनस की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी इससे भी होगी। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, सोल्व कर दो सोल्व कर लो, इससे हमारा ये कट गया, खत्म हो गया ये, ठीक है, और कुछ फिलहाल तो नहीं कट रहा है, ठीक है, 4 रह गया है वो वाला, ठीक है, और ये आ गया है डेल्टा y। यहां तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ये है डेल्टा y, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज करने के लिए कुछ है क्या, पिछली बार कट गया था ना 4 भी, अब की बार नहीं कटा,
अरे हाँ, एक मिनट, यहाँ पे मेरे से ही एक मिस्टेक हुई है, उसको ध्यान दे लेना। यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स रखा था ना फंक्शन में, तो यहाँ पे इसकी जगह रख दिया ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लस में 4 भी था ना, माइनस में 4 भी था, तो माइनस में यहाँ पे 4 भी आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या करना, डेल्टा x पर मैं इस 4 को इग्नोर नहीं कर सकता ना, 4 भी तो आएगा ही, तो -4 भी आएगा, इसका मतलब एक -4 और आएगा एक्स्ट्रा, जिससे ये +4 कट जाएगा। वही मैं सोच रहा था क्यों नहीं कटा, कट गया ना, हाँ ठीक है। तो -4 + 4 0 हो गया, अब सिर्फ ये बच गए हैं, ये दो टर्म्स। तो हमारे पास डेल्टा y का जो आंसर आया है वो आया है 3 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस में 6x डेल्टा x। अब ये तो हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया है, यानी कि ठीक है फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, हमने निकाल दिया है डिफरेंस कोएफिशिएंट, डेल्टा y की वैल्यू हो चुकी है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बी पार्ट में क्या निकालना है मुझे, बी पार्ट में निकालना है मैं ये रहा dy by dx, यानी कि बोल सकता हूं डेल्टा y by डेल्टा x। तो इसको डिवाइड कर दो डेल्टा x से, तो डिवाइड बाय डेल्टा x। जब डेल्टा x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा y by डेल्टा x, यहाँ पे आएगा 3 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस में 6x डेल्टा x, और नीचे डिवाइड हो गया डेल्टा x से। अब मैं कर दूंगा डेल्टा x को सेपरेट, तो डेल्टा x एक बार इसके अपॉन में आएगा, एक बार इसके अपॉन में आएगा। जब डेल्टा x इसके अपॉन में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डेल्टा x का होल स्क्वायर अपॉन में डेल्टा x, और जब प्लस में वो इसके अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 6x डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x। तो डेल्टा x कट गया, यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट गई, तो क्या आंसर रह गया 3 डेल्टा x प्लस में 6x। तो ये आ गया हमारे पास इस सवाल का आंसर, यानी कि ये आ गया हमारे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, f डेरिवेटिव 3 और f डेरिवेटिव 4। तो भाई f डेरिवेटिव और 3 और 4 तो जब निकालूंगा ना, जब मेरे पास f डेरिवेटिव x मौजूद होगा, तो पहले मुझे निकालना होगा f डेरिवेटिव x। तो पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो f डेरिवेटिव x निकालने गया मैं, तो फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है कहां गया, कहां कित खो गया ये फंक्शन, ये रहा। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस में 4, ये हमारे पास फंक्शन है, या फिर y बोल सकते हो आप इसे। आपको डेरिवेटिव करना है इसका, तो सिंपल सी बात है, देखो डेरिवेटिव करूंगा तो देखो 3 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है डेरिवेटिव करते वक्त, ध्यान रखना इस बात का। और जिनको नहीं आ रहा तो भाई फिर बोल रहा हूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो 3 कांस्टेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा x के क्या हो जाएगा, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि मैं फॉर्मूला तो लिखवा ही रहा हूं साथ साथ कि x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2x, और 4 क्या है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 6x। तो ये आया हमारे पास f डेरिवेटिव x, और अगर यहाँ पे y होता तो मैं इसे लिखता dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास f डेरिवेटिव x। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे रखना है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, f डेरिवेटिव 3 और f डेरिवेटिव 4। तो मैंने एक बार x की जगह रखा 3, तो f डेरिवेटिव 3 का आंसर क्या आएगा 6, x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 6 3 जा 18। ऐसे ही अगर मैं f डेरिवेटिव 4 निकालूं तो 6 मल्टीप्लाई में 4, ये आ गया 24। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इसी के साथ हमारा सवाल खत्म हो गया है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन द फंक्शन q इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v माइनस 6 अपॉन में v माइनस 7, जहां पे v 7 नहीं हो सकता। उसने बोला है फाइंड q लिमिट v टेंड्स टू 7, तो मुझे ये सोल्व करना है। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, तो मैंने ये चीज देखी कि भाई मुझे सोल्व क्या करना है, q वो भी लिमिट v टेंड्स टू 7 पे। अब बात आई कि भैया क्या उसने ऐसा क्यों बोला कि v7 नहीं हो सकता, तो भाई वो सही बोल रहा है, v7 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो v अगर 7 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। v अगर 7 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए हम इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, हम इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। लिमिट v टेंड्स टू 7 पे v स्क्वायर प्लस में v माइनस में 6 अपॉन में v माइनस 7 सोल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोल्व करने की कोशिश करूंगा भी मैं, तो सोच के देखो क्या होगा। अगर मैं 7 रख भी दूं तो 7 का स्क्वायर 49, ऊपर तो ये हो जाएगा
क्योंकि इस टेंस टू का मतलब क्या होता है कि जो लिमिट है वो 7 को अचीव करने की कोशिश कर रही है पर अचीव नहीं कर पा रही है। फिर हम रख के देखते हैं क्या होता है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 7 माइनस में 6 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 7 0। तो 7 में 6 गए, 1 ही हो जाएगा 50/0। और हम जानते हैं कि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, वैसे तो नोट डिफाइंड हो गया क्योंकि नीचे 0 आ चुका है। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर वो फ्रैक्शंस में है तो नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो नोट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो नोट डिफाइंड है, पर अगर मैं इसका आंसर वैल्यू निकालने की कोशिश करूं भी तब इसका आंसर क्या आएगा 50/0 इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्योंकि 0 से मैं 50 को कितना ही बार डिवाइड कर लूंगा, रहेगा तो आंसर इन्फिनिटी के आसपास ही। ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने उम्मीद है 1/x का कंसेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बात करेंगे हमारी बड़ी वीडियोस में उस टॉपिक के ऊपर भी। तो चलो फिर अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पे हम शायद लिमिट की वैल्यू को सोल्व कर पाए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। अरे हाँ, इससे मतलब एक क्वेश्चन और आता है, एक बार मैं उस क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, खुद से ही ले रहा हूं मैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर है x² - 4, नीचे है x-2। ये सवाल आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखा। अब इस क्वेश्चन आप समझोगे क्या कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। एक फॉर्म होती है जिसका नाम होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो मैंने देखा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये फंक्शन सोल्व करना है। जो फंक्शन क्या है, x² - 4 अपॉन में x-2। तो मैंने ना देखो, जो भी लिमिट की वैल्यू ना, सबसे पहले आप मन ही मन में उस लिमिट की वैल्यू को उस फंक्शन में रख के देखा करो। तो जब मैंने रख के देखा तो मैंने देखा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा में 2 4, 4 में 4 गया, ऊपर 0 आ गया, और नीचे 2 में से 2 गए, 0 आ गया। यानी कि 0/0 की फॉर्म बन गई। और 0/0 की फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कई जने बोलेंगे अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप, 0 0 कट जाएगा 1 आ जाएगा। अरे भाइयों महान मैथमेटिशियन, थोड़ा समझा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, 0/0 कटता नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये बन गई अभी। तो बात इसकी कि हम लिमिट सोल्व नहीं कर सकते, पर हम इसकी लिमिट सोल्व कर सकते हैं। ऐसे केसेस में ना, जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, हम पहले फंक्शन को सोल्व करते हैं, और फंक्शन को सोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि अब मान लो x² - 4 है, तो मैंने यहाँ पे एक बात देखी कि मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और नीचे तो है ही x-2। अब यहां लग जाएगी आइडेंटिटी। बात आइडेंटिटी कौन सी, a² - b² की। और वो क्या होती है, बहुत इजी है, x-2 x+2, यानी कि a - b a+b। ठीक है, आइडेंटिटी लग गई। और नीचे x-2 है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a² - b² की, a - b a+b। अब देखो इससे कट गया, और लिमिट अब भी क्या है, x की 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 4, तो 4 हमारा आंसर आ गया। तो ये लिमिट हमारी डिफाइंड हो गई है और आंसर आ गया है 4। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है ये भी समझ लिया है। अब बात करते हैं आगे अगली टॉपिक में, जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिख रहा है, गिवन q बराबर क्या है, q बराबर है हमारे पास 5 - 1/q। ये आ गया। फाइंड लिमिट निकालनी है। अगर v की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। अच्छा, q नहीं होगा, फिर यहाँ पे v होगा, यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे v होगा क्योंकि v की लिमिट दे रखा था, यहाँ पे v होगा। अब उसने बोला फाइंड लिमिट v टेंड्स टू इन्फिनिटी। v की लिमिट क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और आप लोगों को याद होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी हमें लिमिट दे रखी है, तो इस बात का मतलब क्या है, अब v पॉजिटिव है, मान लो सपोज करो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो 5 में से 1 गई 4, तो ऊपर तो 4 ही आ गया, नीचे क्या आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। और मैंने अभी भी दिखाया था 0/0, फिर मैंने दिखाया था जब नीचे 0 आ गया, अब नीचे इन्फिनिटी आ गया। तो मैं जानता हूं इन्फिनिटी क्या है, इतना बड़ा नंबर जिसको मैं सोच भी नहीं सकता। तो सोच के देखो, जब मैं इस 4 के इतने टुकड़े कर दूंगा, जो इतना बड़ा नंबर है इससे, तो क्या आंसर आएगा, 0 ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे 1/∞ 0 होता है, क्यों होता है उसका रीजन समझाता हूं मैं आप लोगों को। एक फंक्शन होता है 1/x, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा इसका आंसर छोटा होता चला जाएगा। जब मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 आंसर आया, जब मैंने x की जगह 2 रखा तो 1/2 आया, जिसकी वैल्यू 0.5 होती है। जब मैंने x की जगह 3 रखा तो 0.33 आया, जब 4 रखा 0.25 आया, 5 रखा 0.2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वैल्यू जो है छोटी आती रहती है जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा। और जब मैं x की जगह इतनी बड़ी वैल्यू रखूंगा जिसको मैं सोच भी नहीं पा रहा, तो आंसर 0 के आसपास ही आ जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अगर किसी फंक्शन किसी भी नंबर के नीचे इंफिनिटी है तो। ठीक है, तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो मैं क्वेश्चन सोल्व करना था, तो ये तो जीरो हो गया। और उसने सेकंड पार्ट भी दे रखा है, तो इसका ए पार्ट है, तो बी पार्ट में क्या कर दिया, कह रहा हम डर जाएंगे, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्फिनिटी की जगह कर दिया माइनस इन्फिनिटी। तो चल भाई ये भी देख लेते हैं। तो लिमिट v टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ओहो भाई बहुत तगड़ा सवाल डाल दिया, तो ये तो देख के बिल्कुल बस रूही कांप गई मेरी। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूँ इस सवाल का, मैंने पुट कर दिया मान लो माइनस इन्फिनिटी। अब जो ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फर्क तो पड़ेगा नहीं, 5 में से गई 4, ऊपर आ गया माइनस का 4, नीचे क्या है इन्फिनिटी। अब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो नेगेटिव पॉजिटिव फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, वो न्यूट्रल होता है, तो फिर से जीरो ही आएगा। ठीक है, सवाल खत्म हो गया है। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो थोड़ा सा बढ़िया है, और मैं साथ साथ आपको कुछ जनरल टॉपिक टच करता जा रहा हूं जो आपको समझ में आने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। लिमिट निकालना है किस फंक्शन का, जहां फंक्शन है q बराबर 7 माइनस 9v प्लस में v स्क्वायर। और लिमिट क्या है, पहले केस में लिमिट है एज v टेंड्स टू 0, तो q निकालना है, लिमिट है v की 0। और जब लिमिट 0 मैं 0 पुट कर दूंगा, और जब मैं 0 रखूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, और ये कितना आ गया 7, तो ये आ गया हमारा 7, आंसर आ जाएगा 7 ही हमारा आंसर है। अब दूसरा देखते हैं, और क्या बोला उसने तीसरे क्वेश्चन में, लिमिट निकालनी है v बराबर 3 पे, तो लिमिट q निकालना है, लिमिट v बराबर 3 पे। जब मैंने 3 देखा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा 7, अब 3 पुट कर दूंगा, पहले फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन है वही 7 माइनस में 9v प्लस में v स्क्वायर। अब मैं पुट कर रहा हूं तो 7 u का u माइनस में 9v की जगह कितना आ गया 3, तो 3 आ गया है, और यहाँ पे आ गया है 3 का स्क्वायर। अब 7 u का u 9 3 27, और 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 कितने हो गए, माइनस का 18, 7 में से 18 गए, वो भी 7 में से 18 घट रहे हैं, छोटी में से बड़ी सी माइनस हो क्या आएगा, माइनस का 11, तो माइनस का 11 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस केस में तो माइनस 11 हमारा आंसर आ गया है। अब अगर देखते हैं अगला इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला उसने, v बराबर -1 पे निकालना है, तो q की वैल्यू जब लिमिट हमें दे रखी है v टेंड्स टू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस में 9 v की जगह -1 प्लस में -1 का स्क्वायर। अब देखो 7 तो हमारा u का u रह गया, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 हमारा आंसर है। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ हमने तीनों लिमिट्स पे वैल्यू निकाल ली है कि तीनों अगर ये तीनों होंगी तो क्वेश्चन का सोल्व किया जाएगा। और मेरे हिसाब से हमने चारों क्वेश्चन को कर लिया है इस वीडियो के, तो 4 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक जिसमें हम टच करेंगे कंटिन्यूटी नाम के कंसेप्ट को। अब कंटिन्यूटी क्या होती है वो समझते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है वो समझते हैं अब एक बार। चलो एक बार हम फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कोई नहीं, मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा भी दूंगा, वैसे फटाफट समझा भी देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 था, अरे जब भी लिमिट ऐसी हो ना v टेंड्स टू 0, v टेंड्स टू 3, v टेंड्स टू -1, मेरा मानना है कि लिमिट कुछ भी हो, आपको एक बार वो पुट करके देखना है किसके अंदर वो जो भी फंक्शन होगा, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, नॉट डिफाइन बन रहा है, तब तो हमें पुट करने से रोकना है। लेकिन अगर नॉट डिफाइन नहीं आ रहा, इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बन रही, तो हम उसे पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहीं पे देखो इसी क्वेश्चन में जब मैंने v की जगह 0 रखा, तो 0 ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, 7 हमारा आंसर हो गया पहले केस में, तो 7 आंसर आ जाएगा। जब v मैंने 3 रखा तो 9 3 27, 7 में से घट के 27, तो माइनस का 20 और 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 20 और 9 माइनस का 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब -1 रखोगे, आपको सिंपल सिर्फ -1 पुट करना है यहाँ पे, तो -1 गुणा में 9 कितना हो गया, प्लस का 9, 9 और 7 16, 16 -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो एज लिमिट v टेंड्स टू 0, अब इससे पहला क्या है, जब v की लिमिट 0 हो, और जब 0 होगी तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं अब। ठीक है, आप इसे भी समझ सकते हो, तो लिमिट बराबर है v टेंड्स टू 0, और अगर v की लिमिट हमारी 0 है तो मैं पे 0 रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला फंक्शन लिखो 3v प्लस में 5, और नीचे है v प्लस 2। अब जैसे मैं 0 रखूंगा तो 3 गुना में 0, 0 गुना में कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो 0 गुना में 3 ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा 0 प्लस 5 5, और नीचे 0 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2।
चाहे जीरो मैं कुछ मतलब किसी नंबर में जीरो जोड़ूं चाहे घटाऊं, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5/2, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करूं तो उसने बोला है v की लिमिट है 5, तो लिमिट v टेंड्स टू 5, जब 5 रखूंगा तो फंक्शन क्या है, ये रहा 3v प्लस में 5 और नीचे है v प्लस 2। जब मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 5 दिए 15, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 20/7 आ गया। और इसी का लास्ट पार्ट अब हमें रखनी है v की लिमिट, इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में यहाँ पे -1 रखनी है। -1 रखोगे तो रख लो भाई, q निकालना है, लिमिट v टेंड्स टू -1, -1 पुट कर दूंगा तो 3 माइनस का 1 प्लस में 5 और नीचे है -1 प्लस 2, तो 3 गुणा है माइनस से कितना हो जाएगा -3, -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2, -1 प्लस 2 कितना हो गया 1, 2/1 कितना हो गया हमारा 2, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे ये कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे ना तो हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी ना ही फंक्शन नॉट डिफाइंड आया। ठीक है, तो इजीली हमारे आंसर आ गए। ठीक है, दिक्कत कब होती है, जब या तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आए यानी कि नीचे जीरो आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तब दिक्कत आती है, या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है पहले, उसके बाद हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस वीडियो के आखिरी कंसेप्ट यानी कि कंटिन्यूटी के ऊपर। आई बात समझ में? तो चलो फिर, मैंने पहले कहा था कि कंटिन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है जो आएगा एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि निकालते कैसे हैं, ये सिर्फ हिंट दिया था। अब समझ लेते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखो, एक छोटा सा टॉपिक कंटिन्यूटी, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। तो अब बात है कंटिन्यूटी होता क्या है, तो एक सिंपल सी बात है, जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फंक्शन के ग्राफ से। जैसे अलग अलग फंक्शन के अपने ग्राफ होते हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे ग्राफ पढ़े भी होंगे। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना दिया y बराबर x स्क्वायर का, या फिर मान लो ये ग्राफ बना दिया मोड x का। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्ट्रोक में बन गया, मतलब क्या, ठीक है, जैसे मैं ग्राफ दिखाऊं, ये था वो पैराबोला y बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ एक सिंगल स्ट्रोक में बन गया, मतलब बिना मार्कर उठाए इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, मुझे मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे ही एक फंक्शन होता है मोड x, उसका ग्राफ यूं बनाता है वी शेप में, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रहा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब आता है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या हमें बार बार फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके लिए मात्र में 3 चीज निकालनी सीखनी पड़ती है। वो क्या होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको याद होगा हम बोलते हैं लेफ्ट साइड लिमिट, या फिर राइट हैंड लिमिट यानी कि राइट साइड लिमिट, और एक फाइनाइट वैल्यू। अगर तीनों चीज इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, वरना कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। अभी बात समझ में? आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के कुछ सवालों की। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा था कि अगर ग्राफ बिना टूटे बन रहा है, बिना पैन उठाए बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। हाँ, कई नमूने यहाँ भी होंगे, वही बोलेंगे हम तो यूं बना देंगे, इसमें भी पैन उठा देंगे, यहाँ से यहाँ तक पैन उठा लूंगा, दोबारा वहीं शुरू कर दूंगा, भाई उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर बनाया जा सकता है ना बिना पैन उठाए, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, और जिसके ग्राफ में पैन उठाने की जरूरत पड़े उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। लेसन नंबर 1 के अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट को। ठीक है, उस टॉपिक को। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो से, और इसी वीडियो में हम कंटिन्यूटी को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। उम्मीद है कईयों ने कंटिन्यूटी पहले ही पढ़ रखा होगा, जिन्होंने पहले ही मैथ्स पढ़ी है उन्हें जरूर इस टॉपिक को सुना जरूर होगा। आई बात समझ में? और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का भी इसी सीरीज का एग्जाम होने वाला है, फिर इसी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला हो। और भाई फिर वही बात बोलूंगा कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना बचे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत बात पिछली वीडियो के लास्ट में भी करी थी। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो ये बात समझ गए कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना? कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, बोलते हैं ना कंटिन्यूअस चल रही है कोई चीज, यानी कि लगातार चल रही है वो चीज। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब क्या है, लगातार। अब बात है मैथ्स में लगातार का क्या रिलेशन। देखो, हम सब जानते हैं मैथ्स में हम अलग अलग तरह के फंक्शंस को पढ़ते हैं, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, या फिर log x हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, हम बहुत सारे तरह के फंक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शनों के ग्राफ से। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ उसकी पूरी की पूरी डोमेन में वो कंटिन्यूअस है, मतलब वो लगातार बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर मैं कुछ ग्राफ्स की बात करूं,
ठीक है, तो एक ग्राफ मान लो मैंने ये बना दिया, ये ग्राफ है मोड एक्स का, y इक्वल्स टू मोड एक्स, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ऐसे अगर मैं किसी और एक फंक्शन की बात करूं ग्राफ की, तो ये मान लो हमारे पास एक और फंक्शन है जो है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि जिस फंक्शन का ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना दूं उसे मैं कंटिन्यूअस बोल दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी मार्कर को उठाने की, मुझे जरूरत नहीं पड़ी यहां पे मार्कर को उठाने की, फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस है। फिर मैं और ग्राफ की बात करूं, आपने कभी शायद अगर पढ़ा होगा तो साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है यू। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहां बनाया था छोटा सा ग्राफ, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे बनता है। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ऐसे फंक्शंस के ग्राफ, तो बात है भैया कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए क्या हमें हर एक फंक्शन के ग्राफ बनाने आने चाहिए, फिर क्या हर एक फंक्शन के ग्राफ याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं कंटिन्यूअस का टॉपिक। तो कंटिन्यूटी होती क्या है ये मैं आपको बता चुका, क्योंकि आपसे पूछ ले तो हाँ ये मत बताने शुरू कर देना कि ऐसे कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं, ऐसे कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि जिसका ग्राफ एक सिंगल स्ट्रोक में बन जाए, बिना टूटे बन जाए, उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। और अगर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब आते हैं इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर। वो क्या है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ऑफ अ फंक्शन, ये हमारा आज का कंसेप्ट है, टॉपिक है। वैसे तो मैं इस वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूं, हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी के ऊपर एक सिंगल वीडियो होगी। अब यहां देखते हैं, तो कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी। अब कंडीशंस क्या क्या होती हैं कंटिन्यूटी प्रूफ करने की? तो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो देखो, पहला कंडीशन क्या है, द पॉइंट मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, gn इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो उस फंक्शन की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अब कईयों को डोमेन भी नहीं पता होगा, तो चलो आपको डोमेन समझाता हूं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जहां से वैल्यूज लेनी है। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन में दो चीज होती है, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। तो मैं डोमेन रेंज समझाता हूं। डोमेन का मतलब जो मैं पुट करने वाला हूं, जैसे मान लो मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, सपोज करो मैंने फंक्शन बनाया रूट एक्स। अब इसके अंदर मैं x की जगह ले सकता हूं पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या मैं रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर ले पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो रियल नंबर का पार्ट नहीं बनेगा। रूट -1 सबको पता होगा, जिनको पता नहीं कोई बात नहीं, जिनको पता है बहुत बढ़िया, आयोटा होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं। तो आप x की जगह माइनस की वैल्यू यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन यानी कि जिसको मैं पुट कर सकता हूं। तो उसने पहले कंडीशन में बात क्या बोली कि भाई देखो, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए पहले आपको 3 कंडीशंस माननी पड़ेंगी। इसमें से पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आप पॉइंट ले रहे हो, जो भी आप पॉइंट आपने चूज किया है, जो भी आप वैल्यू चूज कर रहे हो, वो उस डोमेन के अंदर क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, उस डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू जो है, वो लिमिट है, वो डिफाइन होनी चाहिए, अनडिफाइंड ना हो जाए फंक्शन, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक फंक्शन लिखा 1/x। अब मैं इसके अंदर कुछ भी रख लूं, x की जगह कुछ भी रख लूं, बस 0 नहीं रख सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर किसी भी रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है हमारा? वो फंक्शन बन जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1/x मान लो एक फंक्शन है, तो वहां पे x कहीं मैं 0 नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर वहां पे 1/x - 2 होता, तो मैं चाह के भी अब x की जगह 2 नहीं रख सकता, क्योंकि 2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। अब x की जगह कुछ भी रखो, 2 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी फंक्शन में जो भी लिमिट, यानी कि जो जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, उस पर लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, या फिर अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, ये तो होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी क्या, जो लिमिट है ना वो हमेशा gn के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एक सिंपल सी बात है, जो लिमिट की वैल्यू आई है वही वैल्यू उस फंक्शन में वो पॉइंट रखने पे आना चाहिए। क्योंकि लिमिट, ठीक है, एक अलग चीज होती है जिसमें हम पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और एक होता है फाइनाइट वैल्यू, जो हम फंक्शन में वही पॉइंट पुट करते हैं, दोनों बराबर आने चाहिए कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए। अभी इसके ऊपर मैं एक बार और बात करूंगा जब मैं कंडीशंस के ऊपर समझाऊंगा, और इसी वीडियो में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, यहां देखो डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन है अ फंक्शन जीबी डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। एक ओपन इंटरवल में फंक्शन जो डिफाइंड है इंक्लूडिंग द पॉइंट
v इक्वल्स टू n, जहां पे v इक्वल्स टू n एक पॉइंट है, इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, वो कंटिन्यूअस है इफ, पहली कंडीशन, लिमिट v टेंड्स टू n माइनस, इस n माइनस का मतलब पता है क्या है, n रेज टू द पावर नेगेटिव का मतलब होता है यहाँ पे जो पावर है ना नेगेटिव, ठीक है, इतनी इंग्लिश में यूज नहीं करूंगा, पावर है नेगेटिव, ठीक है, उस फंक्शन की मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। देखो ये राइट हैंड लिमिट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। और एक सिंपल से बताऊं, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लेफ्ट साइड लिमिट ही बोल देते हैं, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, जिसको हम राइट हैंड लिमिट ही बोल देते हैं, और फाइनाइट वैल्यू, तीनों इक्वल आने बहुत जरूरी है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, दूसरी कंडीशन, लिमिट v टेंड्स टू n, gv और gn दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहे फिर भी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, जो मैंने ऊपर बात करी थी ना, फाइनाइट वैल्यू और वो दोनों पॉइंट क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, आगे समझते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब तक मैंने डिस्कस की कंटिन्यूअस होने की शर्तें, कि हमें क्या चीजें दिखानी पड़ेंगी क्वेश्चन में, कैसे दिखाते हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, वो हम करेंगे बिल्कुल वीडियो के एंड में। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पे। तो अब सपोज करो कि f और g दो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जब दो अलग तरह के फंक्शन है तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहली प्रॉपर्टी ये बनेगी कि अगर f और g अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी पॉइंट a पे, तो f प्लस g और f माइनस g दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन्हें भी कोई कंटिन्यूअस होने से नहीं रोक सकता। ऐसे ही अगला देखो, f डॉट g वो भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, मतलब मैं f की g से मल्टीप्लाई करूं तब भी कंटिन्यूअस ही रहेगा, f की g से डिवाइड करूं तब भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा उस पॉइंट पे, और अगर मैं fx की पावर में कुछ भी लिखता हूं तब भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा पॉइंट पे। इसका मतलब एक बार अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, f और g अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके साथ में जो भी ऑपरेशंस लगाऊंगा, f प्लस g, f माइनस g, f डिवाइड बाई g, f मल्टीप्लाई बाई g, वो सारे क्या होंगे, हमारे कंटिन्यूअस होंगे। अगर पावर में भी कुछ और रख दूं तब भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कंटिन्यूअस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन के ऊपर, कंपोजिट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। अब एक बात ऐसे समझते हैं भैया, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, चलो फिर अब ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इसके लिए पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। अब हो सकता है कोई भाई परिवार इतना रिच ना हो, इतना अमीर ना, वैसे इसमें बात उसकी आती नहीं है, चल फिर भी समझा देता हूं, ठीक है। एक हो बिल्कुल लो लेवल का परिवार, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलूं मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे एक भाई सिंपल सी वॉशिंग मशीन यूज होती हो, है ना, जिसे हम बोलते हैं ना सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, आपने सुना होगा सेमी ऑटोमेटिक। तो उसमें एक में तो होगा क्या नाम है, कपड़े धोने वाली, है ना, कॉलम जो भी होता है वो डिब्बा, कपड़े धोने वाला बॉक्स, क्योंकि मैंने धोया नहीं है कभी, हाँ। और दूसरे में क्या होगा, क्या नाम है वो वाला बॉक्स, कौन सा, कपड़े सुखाने वाला। लेकिन अब एक रिच फैमिली, है ना, उसने कहा नहीं हमें इतनी झंझट नहीं पाल ली, हमें चाहिए एक बार कपड़ा डाल दूं वो धुल के सूख के एक ही कॉलम से आ जाए, बस डालना है मुझे, कपड़े डालने हैं, वॉशिंग पाउडर डालना है, पानी डालना है, वो अपना काम खुद ब खुद कर दे, उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन, है ना। उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बॉक्स होता है, उसे हम कपड़े डाल देते हैं, कपड़े धुल भी उसी में जाते हैं, सूख भी उसी में जाते हैं, हमें सिर्फ कपड़े एक बार डालने हैं और फिर वापस निकाल लेने हैं। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन, है ना। ये होती है रिच पीपल्स के घर में, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो एक बार कपड़े निकाल के दूसरे कपड़ों में डाल भी सके, वैसी मशीन यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे आपको मैं अब समझाता हूं मैथ वाले तरीके से, कैसे, जैसे मान लो मैंने कॉलम बनाया, अब एक फंक्शन है, मान लो सपोज करो मेरे पास है एक्स स्क्वायर, मैंने कॉलम बनाया, मैंने इसमें कुछ एलिमेंट डाले, जैसे मैंने डाला 1, मैंने डाला 2, मैंने डाला 3, तो हम सब जानते हैं फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं रखा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये सारे हो गए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसको मैं एक और फंक्शन में रखूंगा, वो क्या, मैं करूंगा अब इन सबका क्यूब, जो भी नंबर आए हैं, मतलब ये तो था फंक्शन fx, अब मैं करूंगा gx, ठीक है। तो जब मैंने 1 का क्यूब किया तो 1 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 4 क्यूब कितना हो गया 64। उम्मीद है आप सबको पता ही होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 9 का क्यूब, भाई क्यूब करना तो आता है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्यूब निकाल रहा हूं। क्यूब करने का मतलब होता है जो भी नंबर आया है, क्योंकि ये पहले इनपुट था, ये आउटपुट आया, अब इस फंक्शन के अंदर ये इनपुट डालेंगे, अब आएंगे आउटपुट। यानी कि एक तरह से ये बोलो कि ये हमारे पास सिंपल मशीन थी, इसमें मैंने कपड़े डाले धोने के लिए, धुल के आ गए, अब धुलने के बाद डाल रहा हूं सूखने के लिए। ठीक है, इस सबको कंपोजिट फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे 9 रखा तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, यानी कि 729। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली जो आंसर आना चाहिए था। कपड़े बिल्कुल ये मान लो धुल के आ चुके हैं, सूख के भी आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां से कंपोजिट फंक्शन की बात करूंगा, 2 होते हैं, एक तो होता है फोग। ठीक है, फोग, और उम्मीद है मेरी राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक तो होता है फोग। फोग का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे आप, जी एक्स रख दोगे। अब फंक्शन में x था तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है gx, तो x की जगह क्या आ जाएगा gx, और gx के लिए क्या है x क्यूब, मतलब मुझे करना है x क्यूब का स्क्वायर। और हम सब जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x की पावर 6, तो ये बन गया हमारे पास x की पावर 6, ये बन जाएगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। यानी कि अगर मुझे सीधा इसमें से इस पे जाना है तो क्यों ना मैं नया फंक्शन बना लूं। ये बन गई मेरी ऑटोमेटिक मशीन। मैं यहां पे रखूंगा अपनी सारी वैल्यू। जब मैंने x की जगह यहाँ पे 1 रखा, 1 की पावर 6, अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है तो 1 आ गया। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2 की पावर 6, अपने आप ही क्या आ गया 64। नहीं आता, कैलकुलेट कर लो भाई, 2 की पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार गुणा कर लो। ठीक है, तो अपने आप ही क्या जाएगा 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, ऐसे अगर मैंने 3 डाला तो 3 की पावर 6 अपने आप ही क्या आ जाएगा 729, है ना। वो भी करके दिखाऊं क्या, तो 3 3 3 3 3 और 3 6 बार आगे, 9 9 से 27, 27 में 3 81, 81 3 जा 243, और 243 3 जा कितना हो जाएगा 729। उम्मीद है कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट की हुई है मैंने, 729। तो ये हमारे पास क्या था, कंपोजिट फंक्शन, जो क्या आया, ठीक है, x की पावर 6। ये तो आया था फोग। आप चाहो तो गोफ भी, दो ही चीज होती है, या तो फोग निकालना आता है या गोफ निकालना आता है, GOF। ठीक है, इसको हम बोलते हैं G ऑफ fx। फंक्शन में जहां जहां gx होगा, x की जगह पे क्या मिल जाएगा gfx, यानी कि gx में जहां जहां x होगा वहां पे आ जाएगा fx। यहां भी फंक्शन सेम ही रहेगा, x की पावर 6। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बात कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। अब यहां से मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, x स्क्वायर हम सब जानते हैं, इसका ग्राफ मैंने भी बनाया था, ये रहा पैराबोला y बराबर x स्क्वायर का। और ऐसे एक फंक्शन होता है x क्यूब, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर आप बनाओगे तो वो बनेगा u, कुछ यूं बनेगा। अरे मतलब इसको ऊपर से यूं बना लो और नीचे से यूं कर दो, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, और अगर दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है तो x की पावर 6 भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। ये मैं समझाना चाह रहा था कंपोजिट फंक्शन के माध्यम से। तो उम्मीद है यहां तक के टॉपिक्स में आपको कंटिन्यूटी फंक्शन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से बेस्ट दिया है मैंने इस टॉपिक को समझाने में। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था बेबी कि ये, उससे पहले जिसको जो उतारना है वो स्क्रीनशॉट लेना है, वो लेकर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई फिर बोल रहा हूं, पढ़ना ध्यान से शुरू कर देना। और दूसरी बात, कंसेप्ट याद भी होने चाहिए, साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कंसेप्ट भूल गए तो क्वेश्चन यूं भी नहीं होंगे आपसे एग्जाम के अंदर। पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके एग्जाम के अंदर। अब हम ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे फर्स्ट चैप्टर की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है, 9667836333। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भाई, वो क्या कि अब ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को सेमेस्टर 4 के जिन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वो मुझे उस सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस सब्जेक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा आएगी मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो सबसे पहले बना दूंगा। आई बात समझ में? तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए सेमेस्टर 4 अब रेडी होने वाला है, और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और ध्यान से पढ़ते रहिए, खासकर क्वेश्चन को सोल्व करते रहना। और कुछ बातें और करनी है, वो क्या, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया ये वाले जो आंसर है ये गलत है, या फिर इस क्वेश्चन आंसर गलत है। भाई वो आप लोगों की बुक में आंसर मैंने पहले देखे हुए, वो बुक में मिस प्रिंटिंग है। कुछ तो एग्जाम पास में मिस प्रिंटिंग है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर में मिस प्रिंटिंग है। आंसर कोई भी गलत नहीं है।
आई बात समझ में? अब देखते हैं बाकी आगे क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे उसने बोला है गिवन द फंक्शन y बराबर है 5x माइनस 2 फाइंड द डिफरेंस कोशिएंट, यानी कि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस कोशिएंट निकालना है डेल्टा y बाय डेल्टा x विच व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ये है, इज इट, ठीक है वो बताना है। फाइंड dy बाय dx और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो समझने की कोशिश करते हैं, पर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस कोशिएंट निकालना है, पहले वो निकालते हैं हम। तो हमारे पास y क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूं। हमारे पास जो y है वो है इस क्वेश्चन में 5x माइनस 2। उसने हमसे एक बात और पूछी कि भैया ये किस टाइप का फंक्शन है, भाई ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, या तो ax प्लस b अगर वेरिएबल एक हो तो, जब हमारा x वेरिएबल है और a और b क्या है, कांस्टेंट है। अगर मुझे बताना है क्या नाम है लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल, तो वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस में by प्लस में c। और अगर मुझे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन बतानी है तो वो ऐसे होता है ax प्लस by प्लस में cz प्लस में d। ये हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं। बात है आपको कैसे पता है कि तीनों लीनियर इक्वेशन है, भाई वेरिएबल की जो पावर है ना वो 1 होनी चाहिए, उससे पता लग जाता है क्या वो लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो 1 है, x की पावर 1 है। अब मुझे निकालना क्या है, डिफरेंस कोशिएंट। तो मैंने फंक्शन किस टाइप के तो बता दिया, अब मुझे निकालना है यहाँ पे इसका क्या नाम है, डिफरेंस कोशिएंट। वो निकालने के ऊपर काम करते हैं कि मुझे निकालना डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फंक्शन में x प्लस डेल्टा x माइनस में एफ एक्स। हमें ये निकालना होगा, मतलब जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू सोल्व कर दूंगा मेरा डेल्टा वाई का आंसर आ जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में देखो जहां जहां x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से। तो मैं रिप्लेस कर दिया, तो फंक्शन मेरे पास ये था। अब x की जगह क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है, x की जगह लिख दूंगा मैं x प्लस में डेल्टा x माइनस में एफ एक्स। अब माइनस है और जब भी बाहर माइनस हो ना, एक बात का ध्यान रखा करो कि ब्रैकेट लगा लोगे आप लोग, ठीक है, ताकि अंदर जो आने वाली टर्म्स है सबको दिक्कत ना आए। माइनस साइन चेंज करता है भाई सबके, तो माइनस अभी बाहर है, आप सिंबल ब्रैकेट लगा लोगे तब अगली टर्म लिखोगे। और खासकर जब आगे आने वाली इक्वेशन में या फिर जो भी आप टर्म लिख रहे हो उसमें 2 टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है देखो। अब जब मैं 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 5x प्लस में 5 डेल्टा x। और माइनस को जब अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई इससे भी होगी इसकी इससे भी होगी। और यही बच्चे गलती करते हैं, जो बच्चे माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वो देखो सोचो वो यूं का लिख के छोड़ देंगे। अभी क्या हो गया, ये तो नेगेटिव रह जाएगा, ये तो नेगेटिव होना ही था पर ये नेगेटिव रह जाएगा। अगर ब्रैकेट लगाया किया हुआ है तो मैं सिंबल चेंज करूंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस अंदर जाएगा। तो माइनस 5x प्लस में 2, कुछ कट रहा है तो काट लो। 5x से 5x कट गया, हमारे पास आंसर क्या आया, 5 डेल्टा x प्लस में 2। तो हमारे पास आंसर आया है 5 डेल्टा x प्लस में 2। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आ गया, डिफरेंस क्वोशिएंट आ चुका है। अब मैं बात करता हूं इसके अगले टर्म की। तुमने ये तो निकाल दिया, अब उसने बोला व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज बता चुका हूं, फाइंड dy बाय dx। अब dy बाय dx निकालना है। देखो या तो dy बाय dx निकालो या फिर ये निकालो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। दोनों बात सेम है, ठीक है, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था, काफी बच्चे बोलते थे इस क्वेश्चन में आंसर गलत है, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन करवाया था, पर भाई उसमें बुक के पीछे जो आंसर रखा है उसमें मिसप्रिंट है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे निकालना है डेरिवेटिव, क्योंकि जो dy बाय dx है उसका मतलब क्या होता है, y में चेंज x की वजह से डिफरेंशिएशन करना है, या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालना है, जहां पे लिमिट डेल्टा से क्या हो 0 हो। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे निकालना है डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब ये कैसे निकालूंगा मैं, देखो डेल्टा y तो ये रहा, इसको डिवाइड कर दूंगा डेल्टा x से बोथ साइड, क्योंकि सिर्फ मैं यहां थोड़ा डिवाइड कर सकता हूं, मेरे को वहां भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोथ साइड डिवाइड बाय डेल्टा x। तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहां पे आ जाएगा 5 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x, और यहां पे आ जाएगा 2 अपॉन डेल्टा x, है ना, बहुत से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे, ये तो कर चुका मैं यहाँ पे काम। अरे एक बात और ध्यान सुनना, यहाँ पे एक जगह गड़बड़ हो गई है, वो सोल्व करें ना आप लोग, ठीक है। जब मैंने x को यहाँ पे रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे एक चीज और आती, वो आती -2, है ना, क्योंकि फंक्शन पूरा ये था, मुझे पूरा फंक्शन लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे -2 हो रहेगा। अब उस -2 से होगा क्या, ये वाला +2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 को हटाना होगा मैं यहाँ से, तो ये वाली टर्म भी अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अब डेल्टा x कट गया, 5 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x, जहां पे डेल्टा x की लिमिट 0 है। लेकिन बाद में क्या हम इसको यूज कर पाएंगे लिमिट को, नहीं,
क्योंकि डेल्टा एक्स बचा ही नहीं मेरे आंसर में, और जब डेल्टा एक्स नहीं बचा तो मैं अगर ये लिख भी देता हूं कि मैं निकाल रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो मेरा आंसर सेम रहेगा 5। और मैं आपको अब इसका सिंपल डेरिवेटिव करके भी समझा देता हूं। डेरिवेटिव देखते हैं, हमें निकालना है किसका, इसी फंक्शन का ना। तो y बराबर क्या है 5x माइनस 2, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव। और जब मैं करने जाऊंगा डेरिवेटिव तो कैसे करूंगा, देखो y का डेरिवेटिव करना है पहले आपको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो तो जाएगा 1 जैसे x का 1 होता है, लेकिन यहां पे एक चीज लिखी जाएगी y की dy बाई dx। पाती भाई क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे क्या होगा 5x का 5, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में तो यूं कहीं रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और -2 का 0। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx, जो कितना आया 5 आया। तो अभी यहां तक भी हो गया हमारे पास, और यहां हमारा 5 ही आया था। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उसके लिए पहले मैं पूरे बोर्ड को इरेज करने की कोशिश करता हूं। पहले आपको जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं हटा रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर इसको मिटाने के बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन शुरू। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, अब इसको जो उतारना है उतार ले। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्यू बराबर दे रखा है हमारे पास क्या, v प्लस 2 का होल क्यूब माइनस में 8 अपॉन में v, यानी कि जो ये v है पूरे के डिवाइड में है, जब हमारा v जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, अभी बात करेंगे इस चीज के ऊपर। देन फाइंड लिमिट v टेंड्स टू 0 q की वैल्यू, लिमिट v टेंड्स टू 2 q की वैल्यू, और लिमिट v टेंड्स टू a q की वैल्यू। हमें तीनों केस में q की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके तीनों केस को डिस्कस करते हैं। पर फंक्शन बता रहा हूं मैं, तो q बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, v प्लस में 2 का क्यूब माइनस में 8 अपॉन में v। मैं सोल्व करना है पहले पार्ट में सोल्व करना है। लिमिट v की है 0, ठीक है, और हमें q का आंसर निकालना है, यानी कि फंक्शन सोल्व करना है। तो मैंने मनी मनना पहले जो भी लिमिट उसको रख के देखा करो, क्योंकि कई बार तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, पर कई बार डायरेक्टली सोल्व नहीं होता है। उसको करके देखा मैंने। जब मैं 0 रखा तो यहां पे 0 आएगा, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8। जिनको नहीं पता भाई, 2 के क्यूब का मतलब होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 आ गया। 8 में से 8 गया, ऊपर 0 हो गया। जब मैंने नीचे रखा v की जगह 0, तो ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। और ध्यान रखना 0 बाई 0 की फॉर्म आती है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। और जब ये हमारी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं कर सकते। अरे कई टाइम बच्चे ये मत कर देना भाई 0 0 कट गया 1 आ गया आंसर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 0 बाई 0 की फॉर्म जब बनी, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस फंक्शन को ही सोल्व करना पड़ेगा पहले। अब सोल्व कैसे करोगे, उसके लेगा दिमाग, ठीक है, और वो सब आपके पास होगा ही। तो लगाते हैं कैसे लगाना है। तो मैंने देखा, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने देखा, अगर ये 8 की जगह यहाँ पे होता 2 का क्यूब, तो मैं फॉर्मूला खोल सकता था, है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो मैंने बचपन में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा याद दिलाता हूं भाई, 2 फॉर्मूले पढ़े थे मैंने बचपन में। एक तो पढ़ा था a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b। अरे ये भाई मजबूरी आप लोगों की, आप लोगों को एग्जाम में याद होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन आप लोगों से ढेर नहीं होगा, या आपको ढेर करके चला जाएगा। तो a माइनस b, यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जानना है, ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था, 9th 10th में फॉर्मूले आइडेंटिटीज यूज हुई थी ये वाली। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो मैंने यहां पे लिखा कि a क्यूब, मैं इसको दे देता हूं 8 को देता हूं 2 का क्यूब, इसको लिखा मैंने 2 का क्यूब। अब ये बन गया फॉर्मूला, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है। अब ये बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। a कैसे भाई, इसको देखो a की नजरों से, इस 2 को देखो b की नजरों से, बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। और फॉर्मूला सोल्व कैसे होता है, a माइनस b, सोल्व कर रहा हूं मैं इसे, a माइनस b, तो a की जगह क्या है b प्लस 2, और माइनस में b की जगह क्या है, देखो a माइनस b, a की जगह आ गई a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू 2, तो a माइनस b सोल्व हो गया। ब्रैकेट में क्या है a का स्क्वायर, और a की जगह क्या है पूरा का पूरा b प्लस 2, तो b प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में b का स्क्वायर, b कितना हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में ab, a की जगह क्या है हमारे पास v प्लस 2, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि a की वैल्यू रखी, फिर मल्टीप्लाई में v की वैल्यू दी 2। अब नीचे क्या है, नीचे तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू है v। अब देखो तो आपका आंसर आ चुका है, सोल्व करूंगा इसे, बिल्कुल इजी। अब तो ये 2 से हमारा 2 कट गया, है ना, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट के खत्म हो लिया, तो ये तो 0 हो गया। अब देखो अब सिर्फ बच गया है v, तो मैं v, इस v से ये वाला v भी काट सकता हूं, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ v बचेगा।
पर एक पर ध्यान रखना मेरे भाई, पर 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, और v प्लस 0 होता है v, उस v से ये वाला v कट गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आराम से लिमिट रख सकता हूँ 0, क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, जब यहां रखूंगा तो 2 का स्क्वायर फिर से 4, और जब इसको सोल्व करूंगा तो यहां पे रखा मैंने v 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, और 2 2 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 12 आंसर आ गया। तो ये हमारा आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो 12 हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रखना है हमें, बी पार्ट देखते हैं इसका। लिमिट v टेंड्स टू क्या है 2 है हमारे पास, और क्या रखना है हमें, निकालना है q की वैल्यू। अब q तो हमारे पास क्या था, फंक्शन ऊपर जो दे रखा था, फंक्शन क्या था v प्लस 2 का होल क्यूब, माइनस में 8 था और नीचे हमारे पास क्या था v। वो तो हमने इसे अपनी सुविधा के लिए लिखा था 2 का क्यूब, ताकि हम सोल्व कर पाए इसे आसानी से। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, है ना। जब मैंने 2 रखा तो 2 प्लस 2 4, और 4 का क्यूब हो गया। देखो 4 का क्यूब कैसे करोगे, 4 का क्यूब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई में 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। अरे इंग्लिश में बताऊं क्या, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो 64 माइनस में 8, और नीचे क्या है v की वैल्यू है 2, तो 64 में से 8 गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 56, 56 बाई 2, 2 से काट रहा हूं, 2 के बारे 5 तो आता नहीं है, 4 आएगा 2 पे, 1 रह गया, 16 आएगा 8 पे, 28 हमारा आंसर आ गया। अरे 56 का आधा कर दो ना, 56 का आधा कितना होता है 28। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला आंसर। अब करते इसका थर्ड पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला उसने, ठीक है, सी पार्ट में वो जनाब हमें बोल रहे हैं कि लिमिट x नहीं v टेंड्स टू a निकाल दो q की वैल्यू, यानी कि v की जगह a रख दो, सिंपल सी बात है। तो v की जगह a पुट कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे v की जगह a रखूंगा तो देखो चेंज कर रहा हूं मैं साथ साथ, तो फंक्शन हमारे पास ये था, जब a रखूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का क्यूब माइनस में 8, और नीचे आ जाएगा a, ये आ गया। अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो सोल्व करो आगे, नहीं मन कर रहा तो कर लो। वैसे मैं तो बोलूंगा कर लो, क्योंकि मैथ ये कहता है कि जितना छोटा आंसर बनाना पॉसिबल हो ना, उतना हमें छोटा आंसर बना के आना चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस 2 का होल क्यूब है, मुझे लग रहा है कि मैं 8 की जगह लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, जैसे कुछ मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया था। बस फर्क कितना है, ऊपर नंबर था, यहाँ पे a है, तो सिंपल सोल्व कर दो इसे। तो a प्लस 2 का होल क्यूब है ये। अब ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, ये फॉर्मूला खुलेगा a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस b। a की जगह क्या है a प्लस 2 खुद, और इसको देखो b की नजरों से, तो a प्लस 2 प्लस में माइनस में 2 आएगा ना, हाँ a माइनस b, तो माइनस 2, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा a का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है पूरा पूरा a प्लस 2, देखो ये पूरा हुआ a की जगह था, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में ab। अब ab जब करूंगा तो a की जगह है a प्लस 2, और b की जगह क्या है हमारे पास 2, तो ये आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है पूरे के अपोन में a। अब आपको दिखाता हूं जादू, है ना, कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कट के हमारे क्या, 1 प्लस का 1 माइनस का है, इस a से हमारा ये a कट गया। ऊपर सोल्व करना, सोल्व कर लो, सोल्व करूंगा तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। जिनको नहीं पता ये भी याद दिला देता हूँ, आज तो आप लोगों को बहुत सारी आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। हाँ ये तो मैं बचपन में याद किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहां खोल लूंगा तो a का स्क्वायर, a की जगह तो a ही है, तो a का स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, तो 2 a की जगह a ही है, b की जगह 2 है, तो 4a, 4a आ जाएगा। और यहाँ पर 1 को 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा हमारे पास 2a प्लस में 2 2 जा 4, ये आ गया। अब सोल्व कर सकते हैं हम इसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास a स्क्वायर यूं का यूं, और कुछ करना है a स्क्वायर यूं का यूं, 4a और 2a कितना हो गया 6a, तो ये हो जाएगा 6a, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो ये बनेगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये हमने देखा सेकंड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट था, तीनों पार्ट देखे इसके। अब करते हैं अपने फटाफट लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को, तो इजी सा है, मैं यही करवा देता हूं इसको, तो फटाफट इतनी जगह में यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो जब मैंने v की जगह -1 रखा, तो -1 रखूंगा तो v की जगह तो ये हो जाएगा पहला पार्ट कर रहा हूं इसका a,
तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 2 और -1 -3। -1 + 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गया, एक आंसर रह गया। और यहाँ पे -1 -3 कितना हो गया, -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, साइन रहेगा बड़े वाले का, तो -4 यहां से आंसर आ गया -4। जब 0 रखूंगा तो 0 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, तो बी पार्ट देख रहा हूं, 0 प्लस में 2 2, 0 में से 3 गया तो क्या आएगा -3। क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो -3 आएगा। तो 3 दूनी 6, -6 आंसर आ गया। और जब सी पार्ट रखोगे तो 5 + 2 हो जाएगा। देखो 5 रख रहा हूं, b टेंड्स टू 5 है। बाद में डायरेक्टली वाली पुट कैसे कर पा रहे हो भाई, यहाँ पे इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे बन रही थी, इसलिए यहाँ पे रख नहीं पा रहा था, पर यहाँ पे तो रख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो ये बनेगा हमारे पास 5 और 2 7, और 5 में से 3 गए 2, 7 दूनी 14। ये हमारे 3 आंसर आएंगे, -4 फर्स्ट पार्ट का, -6 सेकंड पार्ट का, और 14 थर्ड पार्ट का। इसके साथ है इस चैप्टर के ऊपर ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है, जहां पे आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले तो हमें इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि भैया डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, हर फंक्शन का हर जगह डेरिवेटिव, यानी कि हर पॉइंट पर डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें यह चेक करना है कि फंक्शन, उस कोई भी फंक्शन दुनिया का, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी कि उसका डेरिवेटिव करना पॉसिबल है या नहीं है, तो उस चीज के लिए हमने खोज करी डिफरेंशिएबिलिटी की, जो हमें ये बताता है कि फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था डिफरेंशिएबल का मतलब। अब बात है चेक कैसे करते हैं डेरिवेटिव है उसका पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए मात्र 2 चीजें निकालनी होती है। क्या कि पहली तो हमें निकालनी होती है LHD। अब बात है ये LHD क्या है, जैसे वहां पे था ना LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे होता है LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और एक चीज होती है RHD, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो अब बात है, चलो ये भी निकाल देंगे, लेकिन इससे पता कैसे लगेगा किस बात का, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर LHD हमारा RHD के बराबर आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर हमारा LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि RHD के इक्वल नहीं आया, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ये बात समझते हैं कि भाई निकालते कैसे इन्हें, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रखना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। मैंने एक बार ना डेरिवेटिव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने समझा था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल किसे कहते हैं, यानी कि वो रूल जिसके जरिए डेरिवेटिव की खोज की गई थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के फॉर्मूले उससे मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा मैं याद दिलाता हूं। तो अगर आपको LHD निकालना है तो बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं f डेरिवेटिव x लिमिट s टेंड्स टू 0। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा fx माइनस h, और माइनस में fx अपॉन में माइनस का h। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा LHD निकालने का, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। अब ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है RHD निकालने का, उसको भी देखते हैं। अब आ जाइए RHD कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, जहां जहां पे यहाँ पे h है ना, जो h नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो बस, बाकी सब सेम टू सेम रहता है। और यहाँ पे एक जरूर बात ध्यान में, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो LHD। अगर आपको RHD निकालना है तो बहुत ईजी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, f डेरिवेटिव x इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन में क्या जाएगा, जहां जहां नेगेटिव h था वहां हो जाएगा पॉजिटिव h। फंक्शन में x प्लस h माइनस में fx अपॉन में h पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आपको बस मात्र 2 चीज निकालनी होगी, एक है LHD, एक होगा RHD। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे जहां आपने चेक किया है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल उसी पॉइंट पे। तो हमने एक क्वेश्चन देखा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, मोड x माइनस 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, जहां पे x बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1। तो चलो भाई फिर चेक कर लेते हैं। तो मैंने सोल्व करना शुरू किया, तो पहले मैंने क्या निकालूंगा यहाँ पे, अब देखो f डेरिवेटिव x निकालना है, पहले मैं निकाल रहा हूं LHD।
लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में क्या रखना है, x माइनस एच। x क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और यहाँ पे चेक किस पे हो रहा है, 1 पे। तो एट x इक्वल्स टू 1, x और 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में h माइनस में f1 और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का h। अब सिंपल सी बात है, लिमिट s टेंड्स टू 0 हमारी यूं क्यों रहेगी, फंक्शन में जहां पे 1 माइनस एच है, मतलब फंक्शन में जहां जहां x, जब यहाँ पे फंक्शन में देखो, फंक्शन ये रहा फंक्शन, जब फंक्शन में यहाँ पे x था तो यहाँ भी x है, जब फंक्शन में यहाँ पे क्या आ गया है, 1 माइनस एच, तो मैं क्या यहाँ पे 1 माइनस एच नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिखूंगा। तो मैं पे क्या लिख दूंगा, x की जगह 1 माइनस एच और ये बराबर वाला -1 यू का यू, और माइनस में f1। f1 का मतलब क्या है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू, यानी कि फंक्शन में x की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो मैंने 1 रख दिया फंक्शन में x की जगह, तो 1 माइनस 1 और नीचे क्या है, माइनस h, इसे रहने दो यूं का यूं। लिमिट अभी पुट मत करना, ये हमारा क्या हो गया, 0। अब देखो ध्यान से, तो पूरा 0 हो गया और ये दोनों भी कट गए, 1 से -1। अब देखो मोड के अंदर क्या है, माइनस एच, और हम सब जानते हैं कि मोड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है ना, यानी कि मोड नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करके बाहर भेजता है, तो इस माइनस एच का क्या हो जाएगा, प्लस एच। अब कोई बच्चे पूछेंगे भैया मोड ऐसा करते कैसे है, अरे सुनो, जब भी मोड होता है ना कि कोई नेगेटिव नंबर है, तो मोड खुद तो हट जाता है और उस नेगेटिव नंबर के लिए एक माइनस खुद से छोड़ के जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h हो गया ऊपर तो, नीचे तो माइनस h रहेगा क्योंकि नीचे मोड नहीं है। अब इस h से h कट गया और ये भी 0 हो गया था, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस करूँ जना, तो h से 3 1 आ गया, माइनस का 1 हमारा आंसर आ गया यहाँ से। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की। तो लिमिट, फिर से भाई चेक तो वहीं पर करना है, x बराबर 1 पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन में अब x की जगह क्या है, 1 है, तो x की मैं 1 रख दूंगा, तो 1 प्लस h यहाँ पे जाएगा, माइनस में जहां जाएगा वहां पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और अपोन में क्या हो जाएगा हमारे पास, h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या जाएगा, 1 प्लस h। अब x कहां है, ये रहा, इसकी जगह क्या जाएगा, 1 प्लस h, x की जगह आ चुका है नहीं सॉरी 1 प्लस, फंक्शन में जहां जाएगा वहां पे जाएगा 1 प्लस h, ठीक है। तो x की जगह क्या आ गया, 1 प्लस h, और ये वाला -1 यू का यू, माइनस में फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या जाएगा, 1, तो 1 रखूंगा तो मोड के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1, और नीचे क्या है, h ही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे सिर्फ अब देखो h पॉजिटिव है तो मोड यूं का यूं हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए मोड कुछ नहीं छोड़ता है, यूं का यूं हट जाता है, तो मोड हट गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, फिर 0 हो गया तो h बाई h, h से कट गया 1 आ गया, तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं, LHD कितना आया था, LHD आया था -1, और RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, 1। क्या दोनों इक्वल आए, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं LHD is not equals to RHD, so function is not differentiable, function differentiable नहीं है, कहां पे नहीं है, not differentiable at x equals to 1। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी इजी सा कंसेप्ट था, और सिर्फ एक यही वीडियो, मतलब एक यही टॉपिक बाकी था हमारा इस चैप्टर के ऊपर। अब हम बात करेंगे मात्र एक सवाल की ओर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, और साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर भी आखिरी वीडियो होगी। अभी और प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो में नहीं बनाऊंगा, चैप्टर के खत्म होते ही, वो हम बात करेंगे इस सीरीज के एंड में, जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम बात करेंगे और क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। तो इस चैप्टर की हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, बोल सकता है मैं हट बोर्ड के सामने से, फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाए, आप नीचे आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अभी जाना कहीं नहीं है, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे इसके बाद ही। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले। चलो फिर अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, फॉर्मूला सब कुछ सेम है, फंक्शन में चेंज किया गया है बस। फंक्शन क्या है अब की बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैंने क्वेश्चन इसे लिया है, कई बार सवाल आ भी गया, तो आपको पहली बात तो इस फंक्शन के बारे में ही नहीं पता होगा कई बच्चों को कि भैया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है। सुनो मेरी बात, देखो हर एक फंक्शन का अपना एक काम होता है। जैसे मोड x का काम क्या है कि वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। ऐसे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है ये,
इसको मैं काम कैसे करता समझाता हूं। इसका काम होता है कि पॉइंट को खत्म करना, पॉइंट को उठा देगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लिख देगा वहां पे। जैसे मैं समझाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम, कि जैसे मान लो कि मैं सपोज करो फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो तो आप जानते ही हो, और मैंने कुछ नंबर्स लिए, जैसे मैंने इसके अंदर क्या रखा 0.1, पता है किसका क्या आंसर देगा ये 0। इसका मेन काम क्या होता है पॉइंट खत्म करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मैं इसके अंदर दूं 1.4, इसका आंसर क्या दे देगा 1, ठीक है। इसके अंदर मैं दूं 1.3, इसका आंसर भी क्या दे देगा 1। इसके अंदर मैं दूं 1.5, इसका आंसर भी क्या दे देगा ये 1। इसका मेन काम ही होता है पॉइंट खत्म करना। अब मैं रख दूं इसके अंदर 1.9, कई बोलेंगे भैया 2 दे देगा, अरे नहीं मेरे भाई, इसका काम होता है पॉइंट खत्म करना, कुछ भी हो जाए पॉइंट के बाद खत्म कर देगा, क्या आंसर आ जाएगा 1। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसलिए आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है पॉइंट को खत्म करना। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैसे अगर मैं इसके अंदर कोई और नंबर को, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे रखूं माइनस का 1.9, तो इसका आंसर क्या देगा, सपोज करो मैं 1.9 माइनस का 1.4 रख देता हूँ, इसका आंसर क्या देगा। कई बच्चे बोलेंगे भैया -1, अरे नहीं मेरे भाई, ये ध्यान रखना हमेशा एक छोटा आंसर देता है। देखो 0.1 से छोटा क्या होता है 0, 1.4 से छोटा होता है 1, 1.3 से छोटा होता है 1, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1.4 है, अगर मैं इसका आंसर -1 लिख दूंगा पॉइंट को हटा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 बड़ा होता है -1.4 से। अभी बात समझ में, हमें क्या लेना है छोटा, तो मैं क्या लूंगा माइनस का 2। आई बात समझ में, ठीक है। माइनस वाले में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लिख दूं माइनस का 2.5 तो क्या हो जाएगा, क्या देगा वो माइनस का 3। मैं लिख दूं माइनस का 4.9 तो क्या आंसर देगा माइनस का 5। तो छोटा है वो हमारा आंसर देगा वो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले तो ये समझाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ भी गया तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। उसने बोला है फिर से भाई प्रूव दैट द फंक्शन जो ये है फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, जहां पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, उसका डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है x बराबर 1 पे। तो चलो फिर, तो फॉर्मूला तो यही रहा, हमें बस दो चीजें निकालनी है, एक LHD एक RHD, और वो हमारा बराबर नहीं आना चाहिए, हमें पता है क्यों, क्योंकि उसने बोला क्या है प्रूफ कर दे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशियल प्रूफ होता तो दोनों बराबर आते हैं, पर नहीं प्रूफ करना तो इक्वल नहीं लेके आने हैं। तो फंक्शन ये रहा। अब देखो फंक्शन में जहां जाए वहां पे क्या कर दूंगा मैं x माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन में। अब देखो पहले x की वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो x क्या है 1 ही है अब की बार भी, तो 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस एच और माइनस में x की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमें चेक कहां पे करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे, नीचे है माइनस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शन में जहां जहां पे क्या है x वहां पे क्या जाएगा 1 माइनस एच, तो x कहां पे देखो हो रहा, तो x की जगह क्या जाएगा मोड के अंदर 1 माइनस में h, और माइनस फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या जाएगा 1, तो यहां पे आएगा मोड 1 और नीचे माइनस का h, ये आ गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब 1 में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है घट रहा है ना, 1 में से क्या हो रहा है h माइनस हो रहा है। अब ध्यान से समझना, अब ये h क्या था, है तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही, पर h क्या था एक ऐसी छोटी सी वैल्यू जो बिल्कुल 0 के करीब है, तो मान लेते हैं 0 के बिल्कुल करीब है, इसका आंसर है 0.0000001, ठीक है। पर जब मैं इस 0.0001 को, ठीक है, 1 में से घटाऊंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 0.9999 ऐसा समथिंग आएगा आंसर, है ना, ये आंसर आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1 से छोटा आंसर आएगा, वो भी पॉइंटों में आएगा, ठीक है। यानी कि आंसर कुछ भी आएगा तो इस फॉर्म में आएगा 0.99999। और मैं जानता हूं कि जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.999 रखा जाएगा तो ये क्या कर देगा, उन सारे पॉइंट के नंबरों को खत्म कर देगा, आंसर क्या देगा 0। आंसर क्या देगा, दोबारा बोलना 0, यहाँ पे आंसर देगा 0, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो 1 ही आंसर देगा, पॉइंट ही नहीं है उसके पास, तो इसका आंसर तो 1 ही देगा। नीचे क्या है माइनस का h, ये समझने वाली बात थी भाई कि 1 में से मैंने कुछ ना कुछ घटाया और कुछ ना कुछ यहाँ पे सीधा बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे h की लिमिट 0 मान लेंगे और 0 पुट कर देंगे और नाश हो जाएगा क्वेश्चन का। क्योंकि फिर होगा क्या, अगर आपने 0 मान लिया तो ये हो गया 1 माइनस 0 1, और मोड 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 का 0 ही आ जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो सुनो 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है और वो भी बिल्कुल 0 के करीब है, तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई 1 पे, 1 थोड़ा कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 0.9999। और हम सब जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम इस तरीके से करता है कि वो पीछे के नंबरों को हटा देगा सबको, ठीक है, और जब भी नंबर को हटा देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 0।
ठीक है, तो 0 आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो 1 रहेगा ही। अब 0 में से 1 गया माइनस का 1, नीचे माइनस h, इससे खत्म हो गया 1/h, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, मतलब अब हम बढ़ते हैं RHD चेक करने के ऊपर। तो जब मैंने RHD देखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन ये रहा हमारे पास। तो चेक तो वहीं पे करना है, किस पे, 1 पे। तो फंक्शन में x की जगह मैंने 1 रख दिया है, 1 प्लस h, माइनस में f1 और नीचे है h। अब जहां जहां फंक्शन में क्या होगा, x होगा, वहां पे क्या रख दूंगा मैं, 1 प्लस h। तो फंक्शन में x कहां पे है, यहाँ पे, इसकी जगह क्या देगा, 1 प्लस h। तो 1 प्लस h माइनस में f1, फंक्शन में 1 रखना है, x की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे है h तो रहने ही दो। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 1 प्लस h की बात कर रहा हूं, तो 1 प्लस h का मतलब क्या है कि h क्या है, जो बिल्कुल 0 है, क्या है, करीब है ना। पर 0 के मतलब इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, जैसे कि 0.0000001 कुछ भी हो सकती है, पर 0 के करीब है। पर अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। और जब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर काम इस तरीके से करता है कि अगर आंसर यहाँ पे आप गया 1 पॉइंट, मान लो सपोज करो 0001, ठीक है, पर इसका काम कैसे होता है कि वो पॉइंटों को गायब कर देगा, इस फंक्शन का काम यही होता है। तो सारे पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस में, अब इसके अंदर 1 है, पॉइंट तो है ही नहीं, फिर 1 ही आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस में 1 अपॉन में h तो आ ही गया। अब 1 में से बन गया 0 हो गया, और 0 अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ये दोनों बराबर आए, फिर से बराबर नहीं आए, इसका मतलब हमारा LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिर से बराबर नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के, पिछले क्वेश्चन की तरह वो बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों ही फंक्शन हमने किए अब तक, ये डिफरेंशिएबल नहीं थे x बराबर 1 पे, मतलब इनका डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है x बराबर 1 पे। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई। अब हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 को, यानी कि चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा अब, यही चैप्टर की आखिरी वीडियो। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।